नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेक्स और आज का हमारा ये जोधपुर पॉडकास्ट बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज जिस हस्ती से, जिस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं वो ना केवल मेरे बल आप सभी व्यूअर के जीवन शैली को बदलने वाले हैं और हम सबको फिटनेस के ऐसे मंत्रास देने वाले हैं जिससे हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट और शरीर में खूब सारी खुशियां आने वाली है। बिल्कुल मैंने सही कहा है कि शरीर में बहुत सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। आज हमारे सूर्य नगरी जोधपुर में ओजस संस्थान के फाउंडर अतुल शाह साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके बहुत बिजी स्केड्यूल में आज हमें समय मिला है कि हम आपसे बहुत कुछ सीख पाएं। आप बताइए थोड़ा जोधपुर वासियों को कि ये पहला मौका है जोधपुर आने का, इससे पहले भी पधारे हैं आप? नमस्कार। और ये पहली बार नहीं हो रहा है बट 2 बार और आना हो चुका है। जैसे इस बार ये सारा आयोजन सुरेश राठी जी ने किया है, तो इससे पहले भी 2 बार मुझे आमंत्रित कर चुके हैं और ये तीसरा मौका है यहाँ आने का। हमारे सुरेश राठी अंकल जो है हमेशा सेवा भाव से जुड़े रहते हैं और ऐसे कार्यों को प्रेरित करते हैं जहां सबका फायदा हो, सबका विकास हो। तो आज ओजस संस्थान के बारे में बात करेंगे अतुल शाह साहब से, पर सबसे पहले मैं अतुल जी के बारे में जानना चाहता हूं, थोड़ा सा परिचय हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरे बारे में अगर बताऊं तो मैं वैसे एक आम इंसान हूँ। अपना बिज़नेस है मेरा और मैं मुंबई के पास शहर के पास एक भिवंडी शहर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। बेसिकली वैसे मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मुंबई में भिवंडी में आके काफ़ी साल बचपन से ही, मतलब आप समझ लीजिए कि वहीं समझ निकला है और वहीं पढ़ाई लिखाई सब कुछ बड़ा होना और उसके बाद बिज़नेस में लगना, अपने फैमिली बिज़नेस में, और बहुत सक्सेसफुली वो बिज़नेस कर रहा था और सब कुछ वैसे ही चल रहा था। और वहीं से ये सारी शुरुआत हुई ओजस लाइफ की, क्योंकि एक बीमारी ने सडनली, हर इंसान बीमार होने से पहले तक यही सोचता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, हेल्थ के बारे में मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है जी। और मैं भी यही सोच रहा था कि भाई हेल्थ के बारे में मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। और सडनली एक बीमारी आई और उस बीमारी में इतना दर्द, इतना पेन कि दोनों पैर काम करना बंद कर गए, पूरी तरह से सीधा व्हील चेयर पर आ गया, पूरी तरह से अपाहिज हो गया। और वहाँ से इतना पेन था कि डिप्रेशन में चला गया, सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि इस तरीके की, क्योंकि उस बीमारी का मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं था। मैं सारी पैथी में जाकर आया, आयुर्वेद में जाके आया, नेचुरोपैथ में जाके आया, हर जगह जाके आया, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, ना मेडिकल साइंस के पास था ना किसी और के पास था। और इसीलिए पूरी तरह से टूट गया था, पूरा परिवार बिखर गया था। और वहाँ से एक सवाल खड़ा हुआ कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मोबाइल यूज़ करने से हुई है तो मैं मोबाइल यूज़ करना छोड़ दूँगा। बिल्कुल। मेरी ऐसी कौन सी गलत आदत है जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हुई है, मुझे अगर ये पता चले तो मैं उस आदत को बदल दूँगा। बिल्कुल। और वहीं से जवाब मिलने शुरू हुए। जब इंसान खोज में लगता है तो ऊपर वाला साथ देता है और जवाब मिलने शुरू हो गए। आज हमारे सबके हाथ में एक गूगल बाबा तो है ही है और वहीं से जवाब मिलने शुरू हुए और मुझे पता चला कि मेरे लाइफस्टाइल में कितनी प्रॉब्लम्स थी, मेरी लाइफस्टाइल कितनी गलत थी। और वहाँ से मैंने बदलाव किए और 2 साल में, जिसको कहते हैं मेडिकल मिरेकल, वो मेरे साथ हुआ। मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए और वहाँ से फिर मैंने इसको, लोगों को बातें अपनी शेयर करनी शुरू की। मुझे पहले शुरुआत में ऐसा लगता था कि जो लोग बिस्तर में पड़े होते हैं वो बीमार हैं। तो पहले, सबसे पहले मुझे क्या फील हुआ कि मेरे हाथ में एक जादू की छड़ी लग गई है जी। और जो बिस्तर में पड़े हुए लोग हैं मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। जी। तो पहले क्या होता है कि हम ठीक हो गए, चलो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कौवे का बैठना और डाल का टूटना लेकिन मैंने जब लोगों से शेयर करना शुरू किया तो 70-75 साल के लोग जो बिस्तर में पड़े 2-2, 3-3 साल से, उन्होंने ये शुरू किया और वो ठीक होने लगे, फिर चलने दौड़ने लगे, फिरने लगे। अरे वाह। एंड आई रियलाइज्ड कि वाकई में ये जादू की छड़ी सब पे काम करती है। एंड धीरे धीरे मेरी बातें लोगों को अच्छी लगने लगी। पहले 2 लोग ऐसे सुनते थे, फिर धीरे धीरे 100 होने लगे, 1000 होने लगे, 5000 होने लगे, 10,000 होने लगे और ऐसे मेरी ऑडियंस बढ़ती गई और हर दिन मेरे सेमिनार्स लगते गए। मुंबई से फिर धीरे धीरे पूरे भारत में ये प्रोग्राम होने लगे और इस प्रकार से ये ओजस लाइफ जो है इसकी शुरुआत हुई। वैसे मैं हमारे सभी व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, ओजस लाइफ जो है ये संस्था निःशुल्क कार्य करती है। सभी के स्वास्थ्य के मद्देनज़र उन्हें कुछ बेसिक बातें बताकर, उनके
जीवन को सुंदर बना रही है ओजस संस्थान। सर ने तो बहुत कम संख्या बताई है, पर मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ओजस लाइफ के साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में भी कई ऐसी खामियां हैं जिन पर अगर हम सही से काम करें तो शायद हमें किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखिएगा और इस पॉडकास्ट में मिली हुई जानकारियां लोगों से साझा ज़रूर कीजिएगा। सर, ओजस लाइफ के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूँगा। ओजस लाइफ कैसे काम करता है, क्या क्या वो जानकारियां हैं जो आम जनता तक पहुंचाता है? अब मेजरली यही जानकारी है कि मेरे सेमिनार्स होते हैं हर जगह पे, कोई जैसे समय अनुमति देता है लोग इनवाइट करते हैं। क्योंकि मैं कोई पेड प्रोग्राम्स नहीं करता हूँ, मेरी एक ही शर्त होती है प्रोग्राम करने के लिए कि मैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लूँगा, ये फ्री इवेंट होगा और आप भी इसके द्वारा बिजनेस नहीं कर सकते, इसी शर्त पे मैं प्रोग्राम करता हूँ। अब लोग स्पॉन्सर्स होते हैं, आगे आते हैं, जिनको बेनिफिट्स हुए मेरे टॉक से, मेरी बातों से, वही लोग स्पॉन्सर बनते हैं और पूरे भारत में अलग अलग जगह से लोग इनवाइट करते हैं और ये प्रोग्राम्स करवाते हैं। इवन मैंने ये भी सुना है कि आप ना माल्यार्पण करवाते हैं, ना ही कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं ये प्रोग्राम अपनी खुशी के लिए करता हूँ और फिजूल में ये सारे एक तो भगवान ने मुझे सब कुछ पहले ही दे दिया है, मुझे किसी चीज़ की अब आवश्यकता नहीं है जी। मेरे बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं और ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने अपने पैशन के लिए किया था, अपनी हैप्पीनेस के लिए किया था, तो इसीलिए बस इसमें से कोई किसी तरीके का मैं बिज़नेस नहीं करता हूँ और बस अपनी हैप्पीनेस के लिए प्रोग्राम्स करता हूँ। तो क्या होता है इन कार्यक्रमों में, क्या होता है आपके सेमिनार्स में, क्या होता है? जैसे कोई इनवाइट करता है, कभी कोई 2 घंटे के सेमिनार के लिए इनवाइट करते हैं, किसी के पास 3 घंटे का समय तो 3 घंटे के सेमिनार के लिए मोस्टली इनवाइट करते हैं जी। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं तो पूरे 1 डे प्रोग्राम के लिए इंस्पायर करते हैं, फुल डे के लिए। उससे ज़्यादा कोई इंस्पायर्ड है तो कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम करवाते हैं 2 दिन 3 दिन 5 दिनों का, और फिर वो 5 दिन मेरे साथ लोग रहते हैं और जो बातें मैं शेयर करता हूँ अपने सेमिनार्स में उसको वहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। और वो 5 दिनों में अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 दिनों में जो मिरेकल्स होते हैं लोगों की आंखों के समक्ष होते हैं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम कोई भी छोटे नहीं होते हैं, वो हमेशा बड़ी ऑडियंस में होते हैं। तो जब रेसिडेंस प्रोग्राम भी होते हैं तो वहाँ पे 50 100 200 300 लोग होते हैं। ओह वाह जी, तो वहाँ पर जो लोगों की हेल्थ में मैजिक होते हैं, 5 डेज़ में लोगों की 25 साल पुरानी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, उनके मेडिकेशन बंद हो जाते हैं, इंसुलिन बंद हो जाते हैं, उनके बीपी की समस्या लेकर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम लेकर आते हैं और 5 दिनों में उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती है, बीपी नॉर्मल आ जाता है। मतलब इंसान 5 दिन के लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता है और उनकी 10-10 20-20 साल पुरानी बीमारियाँ जो है वो वहाँ पे ठीक हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। एंड लोग छड़ी लेकर आते हैं, छड़ी पे चल के आते हैं या व्हील चेयर पर आते हैं और खड़े हो जाते हैं, या छड़ी जो है उनकी छूट जाती है वहीं की वहीं। सो इतनी बीमारियाँ हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और ये सारी बीमारियां जो है सिर्फ आहार में बदलाव करके, लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इंसान जो है वो ठीक कर सकता है। यही मैं लोगों से कहता हूँ और यही मैं लोगों को एक्सपीरियंस करवाता हूँ। यानी कि सिर्फ आपके नियमित आहार को बदलकर अपनी जीवन यापन करने की जो पद्धतियां हैं, लाइफस्टाइल है, उसको बदलकर भी आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत एक्साइटेड हूं सर से जानने के लिए कि किस तरह हमारे जो लाइफ है उसमें हम और ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों और तकलीफ़ों से परेशान ना हो। सर, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो भी तकलीफ़ आपको हुई, बीमारी हुई, उसके बाद में आपने ओजस लाइफ की शुरुआत की, तो कैसे धीरे धीरे आपने पहले अपने आप को ठीक किया? सबसे पहले जब ये सवाल खड़ा हुआ कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब ये सवाल उठा तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से मिलना शुरू कर दिया एंड मैंने उनसे पूछा कि ये बीमारी ऐसी कैसी बीमारी है, कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। आप हर बीमारी के लिए, जैसे डायबिटीज़ हो गया लोगों को तो डायबिटीज़ के लिए आपको दवाई दे दी और आप उसको मैनेज कर लेते हो दवाइयों से। बीपी हो गया तो बीपी को मैनेज कर लेते हो, कैंसर हो गया तो कैंसर के इलाज होते हैं। लेकिन मुझे जो बीमारी हुई थी उसका नाम था एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी जो हिप जॉइंट होता है इस हिस्से में शरीर का सबसे बड़ा बॉल सॉकेट होता है और उस बॉल सॉकेट में जो है ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से बंद हो गया और वो ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से वहाँ पे हड्डी जो है गलने लगी। गलने का मतलब है नेक्रोसिस। ओके।
इसको मेडिकल साइंस में डेड बोन डिजीज भी कहते हैं। तो किसी एक अच्छे डॉक्टर ने, भले इंसान ने, मुझे समझाया कि अतुल भाई, इट इज़ अ डेड बोन डिजीज, यानी आपकी हड्डी मर चुकी है और एक बार जो मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। और इसका एक ही विकल्प है कि आपके दोनों हिप जॉइंट को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वहाँ पे मेटल के हिप जॉइंट जो है इंजेक्ट करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस करने होंगे। और वो रिप्लेस करने के बाद भी आप सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकते, एक अपाहिज की तरह आपको ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। वही रेस्ट्रिक्शंस होंगे। जब वो बॉल जॉइंट घसेगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ब्लड में ट्रैवल करेंगे, तो आपके ब्लड में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और उसके बाद भी जो है उसके कॉम्प्लिकेशन साथ में जुड़े होते हैं, वो परमानेंट नहीं होता, कुछ सालों तक चलेगा, उसके बाद दोबारा क्या होगा हमें पता नहीं है। सो ये सब कुछ इतना डरावना था जिसको सुन के मैं मुझे भी बहुत लग रहा है कि कैसे आपने उस नेगेटिविटी माहौल से अपने आप को बाहर निकाला होगा। ऐसे में तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत तो मैं भी हार चुका था, तभी तो मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे जी। बट देन उस समय भी भगवान की दी हुई कोई शक्ति थी जिसने काम किया और ये सवाल उठा और मैंने इसका जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। कि डॉक्टर से जब पूछा तो डॉक्टर ने मुझे, एक बढ़िया इंसान थे जिन्होंने मुझे बताया कि अतुल भाई, आपकी जो बीमारी है इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज। लोगों को जो बीमारियां होती है 90% बीमारियां वो सारी लाइफस्टाइल डिजीज में कैटेगरी में आती है। तो जैसे हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या बीपी का प्रॉब्लम होना, कैंसर होना, घुटनों के दर्द होना, वो सारी बीमारियां जो एक बार होने के बाद ठीक नहीं होती, हमेशा परेशान करती है, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ की कैटेगरी में आती है। बची हुई जो 10% डिजीज़ है वो बीमारियों को वायरल या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, यानी सर्दी होना, जुकाम होना, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कोविड, ये सारी बीमारियां जो होती है और हफ्ते 10 दिनों में ठीक हो जाती है। जी। ये बीमारियां जो है ना, ये दुनिया के सारे जीवों को होती है, सभी पशु प्राणियों को होती है और इंसानों को भी होती है। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल, मजे की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है ये दुनिया में सिर्फ इंसान को होती है और किसी को नहीं। क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल सही नहीं है। क्योंकि इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा स्टाइल है। ओके। और ये स्टाइल इतनी बढ़ गई है कि अब इंसान की लाइफ जो है वो समाप्त हो रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्टाइल के चक्कर में लाइफ परेशान हो रही है, खत्म हो रही है। जी, 120 साल का जीवन 50 साल में, 60 साल में खत्म हो रहा है लोगों का। तो आज तक के सेमिनार्स और लाखों लोगों से मिलने के बाद में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या है वो पॉइंट्स जहां आम आदमी को अपनी हेल्थ के लिए काम करना चाहिए? बस यही बात है कि इट इज जस्ट अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके। और कुछ भी नहीं है। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक, हम छोटी सी 100 रुपए की चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे करना है। प्रॉब्लम यह है कि भगवान ने हमारे साथ कोई मैनुअल नहीं भेजा और जनरेशन टू जनरेशन जो गैप है, उस गैप के चक्कर में हमारी लाइफस्टाइल, हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हमको खुद को नहीं पता। तो बस यही बातें मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कि हमारी बॉडी की ज़रूरत क्या है उसे आप जान लीजिए और उसे समझ लीजिए, तो आपको किसी और हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपनी बॉडी के हेल्थ एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप कभी बीमार नहीं होंगे, या बीमार है तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक कर लेंगे। क्या बात है। तो वो मैनुअल क्या है? क्योंकि हम सो एक्साइटेड टू नो दैट मैनुअल। बिल्कुल। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो है, सबसे पहली बात तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि हमारा शरीर बना कैसे, बेसिक चीज़ कि हमारा शरीर कैसे डिज़ाइन हुआ, ये तो हमको पता हो जी, है ना। तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये ग्लास है यहाँ पर, तो ये एक ग्लास के मटेरियल से बना है या प्लास्टिक से बना है, हमको ये पता है, तो उसको कैसे केयर करना है वो हमको पता है। राइट। सेम वे अगर हमारी बॉडी कैसे बनी है, अगर हम ये जान लें तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसकी केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमारा शरीर जो है, और मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें हमारी किताबों में ऑलरेडी है कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है। और प्रकृति में क्या है, तो 5 चीज़ें हैं, और वो 5 चीज़ें कौन सी है उसे जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व, धरती, यानी धरती से हमारे शरीर में मिट्टी होती है लेकिन हम मिट्टी नहीं खा सकते, तो मिट्टी से आने वाली चीज़ें हम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, और मिट्टी की चीज़ें हम अपनी बॉडी में लेते हैं। जी। ये फर्स्ट एलिमेंट। राइट। सेकेंड एलिमेंट पानी, पानी के बिना भी हम जी नहीं सकते हैं, ये भी हमारी बॉडी का पार्ट है। थर्ड एलिमेंट अग्नि,
जिसको अग्नि कहते हैं या फायर कहते हैं। और वो फायर क्या था? तो वो था सनलाइट। तो सनलाइट के बिना इस धरती पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। और सनलाइट हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी हम सब लोग जानते हैं। जी जी, विटामिन डी भी मिलता है। जी बिल्कुल, उसके बिना तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। राइट। सन के बिना तो इस प्लैनेट पे कोई लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी। ट्रू। उसके ऊपर आते हैं तो वो है वायु, एयर। और बिना एयर के, बिना सांसों के तो हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल, तो वो भी हमारा फूड है जी। और ऊपर, सबसे ऊपर है आकाश। आकाश का मतलब होता है स्पेस। हमारी बॉडी में अगर स्पेस ना हो तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? स्पेस ना हो तो हम ब्रीथ कैसे करेंगे? स्पेस ना हो तो हम खाना खा के उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे? और बॉडी में स्पेस कम हो जाए तो ब्लॉकेजेस हो जाएंगे और हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो ये जो आखिरी एलिमेंट है आकाश तत्व, स्पेस, ये मिलता है उपवास करने से, फास्टिंग करने से। अच्छा। और जी बिल्कुल, और इसीलिए सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में उपवास को एक खास महत्व दिया गया, स्पेस दी गई। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, तो उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। जब मैं आपसे ये इंटरव्यू करने के लिए, जब मैं आपका ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए जब सर्च कर रहा था, तो मैंने ये भी पाया कि आप एक दिन खाना खाते हैं, एक दिन उपवास करते हैं, ये फैक्ट है? हाल ही में कुछ दिनों से मैंने ये शुरू किया है और मुझे ऐसा लगा कि हर दिन खाना ज़रूरी नहीं है, या मैं उसे एंजॉय नहीं कर रहा था। तो एक दिन फास्टिंग और एक दिन खाना ये शुरू किया और इसको मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आजकल जिस प्रकार से खाना खा रहा है, एक दिन का खाना ही काफ़ी है 2 दिन के लिए, और एक दिन जो है वो फास्टिंग करे, गैप दे, तो उतना ही काफ़ी है। और देखा जाए तो देखिए ना आप कि संसार के किसी भी जीव को, जंगल का राजा शेर है, उसको भी रोज़ खाना नहीं मिलता। संसार के सारे जीव जो है वो स्टारवेशन के लिए डिज़ाइन हुए हैं। रोज़ खाना, घड़ी देखकर खाना सिर्फ इंसान ही करता है। और उसी के ये नतीजे हैं, ये अस्पताल सारे भरे पड़े हैं और दुनिया भर की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। पर सर, सबके लिए एक दिन उपवास रखना, एक दिन खाना खाना थोड़ा मुश्किल होता होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह करेंगे कि वो उपवास करें तो कितने समय के बाद में करें, कैसे ध्यान रखें उस चीज़ का? देखिए, अगर मैं उपवास पे बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग प्रकार के उपवास है जिस पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात करता हूँ जी। कि हर दिन, हर रोज़ खाना खाते हुए भी आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में एक 14-16 घंटे या 15 घंटे निकालिए जिसमें आप फास्टिंग कीजिए, और बाकी के 8-10 घंटे रखिए अपने खाना खाने के लिए। तो जब आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी में सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रात का खाना या तो जल्दी खा लीजिए, या सुबह का खाना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेट कर दीजिए, और थोड़ा सा गैप जो है ना वो अच्छा खासा मेंटेन कीजिए, यानी 14 से 16 घंटे के बीच, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं। और उतना करने से ही आपकी लाइफ में मैजिक शुरू हो जाएंगे। और मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया आज जानती है इंटरमिटेंट फास्टिंग को और उसके बेनिफिट्स को। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि आपके पाचन तंत्र को भी समय देना ज़रूरी है उसका काम करने के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा और कौन सा प्रकार है उपवास का? सो ये हो गया डेली फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आप रोज़ाना कर सकते हैं इसको। सेकंड है, आप हफ्ते में एक दिन उपवास रख सकते हैं, पहले के लोग किया भी करते थे। या फिर महीने में 2 बार एकादशी आती है, उस दिन उपवास रख सकते हैं। एक हफ्ते में ना हो पाए, बन पाए, तो 2 हफ्ते में एक उपवास कीजिए। यानी उस हफ्ते में जो भी हम खाने पीने को लेकर गड़बड़ करते हैं और बॉडी में जाने अनजाने कोई इन्फ्लेमेशन हो गए, या कहीं पे बॉडी में ट्रैफिक जाम हो गया, खाना जो है वो रुक रहा है, अटक रहा है, तो आप हफ्ते में एक दिन बॉडी को रेस्ट देते हैं ताकि वो अच्छे से अपना सफाई का काम कर सके, एसिमुलेशन कर सके, और रिपेयरिंग और हीलिंग का काम कर सके। यहाँ मेरे 2 सवाल है सर। पहला तो ये कि कई लोग ये भी कहते हैं कि खाना नहीं खाया तो एनर्जी नहीं आती है, एक दिन उपवास करूँगा तो फिर कैसे एनर्जी मेंटेन होगी, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात यह है कि इंसान का ये सबसे बड़ा भ्रम है कि खाने से एनर्जी मिलती है या शक्ति मिलती है। ओके। खाने से शक्ति मिलती ही नहीं है। इनफैक्ट आपका खाना आपकी शक्ति छीन लेता है। अच्छा। आप उसको डाइजेस्ट करते हो तब भी आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। अगर खाने से शक्ति मिलती तो दुनिया का कोई भी पहलवान जो है पहले खाना खाता और फिर लड़ने जाता। कोई खाना खा के लड़ पाएगा क्या? आप मुझे बताइए। नहीं। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है, तो क्या वो जोरदार पेट भर के खाना खाएगा और बाद में स्पोर्ट्स खेल पाएगा? नहीं।
नहीं खेल पाएगा, तो वो आपकी एनर्जी ले लेता है, इनफैक्ट उसको भी आपको एसिमुलेट करना पड़ता है। ओके। तो सबसे पहली सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि शक्ति खाने से नहीं मिलती, शक्ति मिलती है सोने से। ओह, जी बिल्कुल। दिस इज समथिंग न्यू विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब आप सोते हो तो आपका बॉडी, देखिए एक सिंपल उदाहरण दे देता हूँ ताकि लोग और हमारी जनता भी उसको अच्छे से समझ पाए। जी बिल्कुल। कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको उसको चार्ज भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप चार्जिंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। सो देर आर टू मेजर थिंग्स इन अवर बॉडी ऑल्सो, वन इज चार्जिंग एंड सेकेंड इज मेंटेनेंस। तो जो मैंने अभी अभी आपको 5 प्रकृति के एलिमेंट्स बताए, 5 तत्व जिससे शरीर बना है, उससे बॉडी का मेंटेनेंस होता है। ओके। और चार्जिंग होता है सोने से, खाने से नहीं। ओके। सो मेंटेनेंस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना जरूरी नहीं है, खाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस लिए? बॉडी को मेंटेन करने के लिए। जैसे गाड़ी को मेंटेन करने के लिए आपको स्पेयर पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, वैसे हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमारे स्पेयर पार्ट जिससे बने हैं वो है 5 एलिमेंट प्रकृति। तो उससे आप मेंटेन करते हो और रात को सो के आप अपनी बॉडी को चार्ज करते हो। क्या बात, ये तो वाकई मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग लर्निंग है कि सोना जो है, इसलिए शायद मुझे लगता है कई लोग बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए, नींद पूरी लीजिए। ये कहीं ना कहीं वही सर ने जो शुरू में कहा था ना कि वही चीज़ें हैं जो हमें पता है पर हम फॉलो नहीं कर पाते लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। अब मेरा दूसरा सवाल सर, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको थोड़ा 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 खाना है, तो वो कैसे उपवास करे? पहली बात यह है कि डायबिटीज़ होने का रीज़न ये था कि हमने फास्टिंग नहीं किया। ओके। और इसीलिए डायबिटीज़ हो गई। हम अगर पहले ही थोड़ा थोड़ा खाते, लिमिट में खाते, तो डायबिटीज़ तक पहुंचते ही नहीं इंसान। तो पहले अगर हमने संयम रखा होता या कुछ नियम रखे होते तो शायद डायबिटीज़ तक नहीं पहुंच पाते। और अगर डायबिटीज़ हो गई है तो ये बात सही है कि भाई उनको भूखे रहना नहीं हो पाता, उनसे भूखा रहना नहीं हो पाता, या फिर बहुत ज़्यादा एक बार में वो खाना खा लेते हैं तो शुगर सीधी स्पाइक हो जाती है एक बार में ज़्यादा खाने से। तो थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो क्या होता है, उनकी शुगर जो है एक लेवल में बैलेंस चलती रहेगी। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं, वो सही कहते हैं, वो गलत नहीं है। बट जब आप हीलिंग के लिए जाते हो तो एक बात और आती है, जब आप नेचुरोपैथी में आते हो या नेचुरल लिविंग की बात करते हो तो हम कहते हैं कि लंगनम परम औषधम, यानी फास्टिंग इज द अल्टीमेट मेडिसिन। दुनिया के सारे जीवों को देख लीजिए, पशु प्राणियों को देख लीजिए, जब वो बीमार पड़ते हैं तो खाना छोड़ देते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो जब आप बीमार हो तो आप ग्रेजुअली, एक साथ मत कीजिए। डायबिटीज़ वालों को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि एक साथ कीजिए, लेकिन ग्रेजुअली आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने खाने में, अपने फूड हैबिट्स में भी थोड़े चेंजेस कीजिए। ग्रेन्स का इंटेक कम कीजिए, थोड़े से सैलेड्स का इंटेक बढ़ा दीजिए। तो ग्रेजुअली आपकी बॉडी पे लोड कम हो जाएगा और आपकी बॉडी हील करना शुरू कर देगी। अब जैसे अनाज कम कर दोगे आपकी शुगर धड़ाम से नीचे आनी शुरू हो जाएगी। मैं सिर्फ 4-5 दिनों के लोगों के ग्रेन्स बंद करवाता हूँ। मैं किसकी शुगर 500 चली गई है, मैं बोलता हूँ 2-3 दिन के लिए अनाज छोड़ दो, सिर्फ सब्जियाँ खाते रहो, बॉइल्ड वेजिटेबल, सूप, सब्जियाँ खाते रहो। 3 दिन के अंदर उनका शुगर 400 से 100 के नीचे आ जाता है। 3 दिन में, केवल 3 दिनों में। तो आप जैसे ही ग्रेन कम कर देते हो तो आपका शुगर नीचे आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का फास्टिंग करने के लिए ओपन है। एक बार आपका शुगर नॉर्मल आ गया तो आप जो चाहे वो तपस्या कर सकते हैं। यानी कि फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। जब और जैसे आपका शरीर आपको अलाउ करे, हमें फास्टिंग करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सर खाने पीने की, कि क्या हम अपने खाने पीने में, अपने डाइट में विशेष ध्यान रखें? खाने पीने को लेकर अगर मैं बात करूं, अगर हमने जहां से यात्रा की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने जहां से अपनी यात्रा की शुरुआत की, तो आप भी जानते होंगे, सबने पढ़ाई लिखाई की है और सभी लोग जानते होंगे कि स्टोन एज और फायर एज, आप सबने ये पढ़ा होगा। तो पहले इंसान के पास आग थी नहीं, लाखों साल तक इंसान ने इस धरती पे जीवन जिया। इंसान, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते थे लाखों साल तक, लेकिन इंसान के पास फायर नहीं थी। तो जब इंसान के पास फायर नहीं थी तो आप मुझे बताइए कि इंसान किस प्रकार का खाना पीना करता होगा? वही कच्चा खाना, बिना फ्राई किया हुआ, बिना। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो यही बात है कि जब आप खाने को कुक करते हो तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो है वो बहुत कम हो जाती है। उससे जो मेडिसिन हमको चाहिए वो नहीं मिल पाती। और जब आप खाने को कुकिंग करते हैं तो उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती है। और जब खाने में मेडिसिन नहीं मिलेगी, आपको भगवान की दी हुई मेडिसिन आप नहीं खाएंगे, तो फिर आपको वही मेडिकल स्टोर में जाके मेडिसिन खानी पड़ेगी। ओह राइट।
तो हमें अपने, मैं ये नहीं कहूँगा, आज देखिए मैं जानता हूँ कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हाँ, वही मैं भी अब सोच हम रहा था। पका हुआ खाना छोड़ दें या अनकुक खाने पे आ जाए। मैं ये बिल्कुल जानता हूँ, और लाखों साल तक हमने पका हुआ खाना खाया है, आग पे चढ़ा हुआ खाना खाया है, तो हमारे जेनेटिक्स जो है वो बदल गए हैं। तो अब हमारी बॉडी को कुछ पका हुआ खाना खाने की हैबिट हो चुकी है, अब उसके बिना हम जी भी नहीं सकते। हाँ, एकदम बदलाव संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा बदलाव, जेनेटिक्स उतने नहीं बदले कि जितना जिस प्रकार से आज हम खाना खा रहे हैं। आप सिर्फ 100 साल पहले पीछे जाके देखिए ना, 100 साल पहले हमारे लोग जो खाना खाते थे वो सात्विक भोजन, ट्रेडिशनल फूड हम खाते थे। और आज हम जो फैंसी जंक फूड खा रहे हैं उसकी हमारे बॉडी को, जेनेटिक्स को उसकी आदत नहीं पड़ी है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप घर का सात्विक फूड खाइए, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रूट्स खाना। और हम देखिए ना, बाय डिफॉल्ट हम सब जानते हैं, इंसान सब जानता है। आप मुझे बताइए चलिए कि अगर आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाए तो आप उसके लिए क्या कैरी करके लेके जाएंगे साथ में? फ्रूट्स। तो देखिए यही हो गया ना, जवाब आपने ही ले लिया। इंसान बाय डिफॉल्ट सब जानता है कि एक बीमार इंसान फल खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैं यही बात लोगों से कहता हूँ कि आप खाने पीने में थोड़े फ्रूट्स ऐड कीजिए, खाने से पहले या खाने के साथ थोड़े से अच्छे अमाउंट में सैलेड ऐड कीजिए, और उसके बाद आपको जो मन चाहे वो खाना खाइए, आपका घर का बना हुआ देसी खाना, और उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जैसे आपने जिक्र किया कि बिना बॉइल्ड या फ्राइड फूड ना खाएं, तो उसको कैसे कैसे यूज़ करें फिर? सैलेड के रूप में। सैलेड के रूप में, ओके। हाँ, तो आप अपने घर में जो भी सीजनल सैलेड आते हैं उसको एटलीस्ट कंज्यूम कीजिए। और खाने पीने में हम कहीं पर भी जाए तो ये प्रथा तो बनी हुई है ना कि खाने में सबसे पहले आपको सैलेड सर्व करते हैं जी। बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ के हो। उबला हुआ खाना, इज इट फ्रूटफुल? देखिए ये वही बात हो गई, हमने एक बार आग पे चढ़ा दिया तो हमने उसकी वैल्यूज तो खत्म कर दी, धीरे धीरे वो होना उसकी मेडिसिन खत्म कर दी। बट ऑफ कोर्स उबला हुआ खाना आपके नॉर्मल फूड से बेटर होगा, क्योंकि जब आप उबला हुआ खाएंगे तो आप उसके साथ ग्रेन कंज्यूम नहीं करेंगे जी, या फिर उसके साथ आप मसाले नहीं खा रहे, Add जो नहीं मसाले करेंगे। हमारे हेल्थ के लिए, तेल कट जाएगा, उसमें से तेल निकल जाएगा, मसाले निकल जाएंगे, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, तो ऑफ कोर्स वो उससे बेटर माना जाएगा, बट उसकी मेडिसिनल वैल्यूज जो है वो नहीं मिल पाएगी। और किन बातों का ध्यान रखें खाने पीने में? खाने पीने में अगर और बात करें तो मोटा मोटी हम बातों ही बातों में बहुत कुछ कह चुके हैं कि हमें ग्रेन्स का इंटेक कम करना चाहिए। ग्रेन्स जो है वो बहुत बड़ा बोझ है शरीर पे। ये आपने दूसरी बार कहा कि ग्रेन्स बंद करो, ग्रेन्स बंद करो। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ क्यों? एक बात मैं आपको बता दूं कि बंद करो ये मैं किसी इलाज के तौर पे कहता हूँ जी। कि भाई 2 दिन 4 दिन के लिए बंद करो। पर पूरा बंद नहीं करना है। अरे आप ये देखिए, मैं लोगों से सेमिनार में भी यही कहता हूँ कि भाई मेरे नाम से आप अफवाह मत फैलाइए, है ना। द लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। यस। तो लोग मुझे सुनते हैं और निकल के बोलते हैं कि वो अनाज खाने को मना करते हैं या दूध पीने को मना करते हैं या पका हुआ खाने को मना करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों को बस संयम रखने को कहता हूँ। मैं कहता हूँ अपने खाने को एंजॉय कीजिए, बस ये खबर रखिए कि कहीं आपका खाना आपको एंजॉय ना कर ले। इस बात का ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छा कोट दिया आपने। अच्छा, पानी का आपने कहा कि ये एक मुख्य तत्व है हमारे शरीर का जी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या जो हम पढ़ते आए हैं कि 6 से 7 लीटर पानी रोजाना पिएं, इज इट गुड? और आपकी तरफ से कोई और एक सलाह है? सबसे पहली बात यह है कि 3 लीटर पानी पियो या 6 लीटर पानी पियो या मग भर के पानी पियो या बाल्टी भर के पानी पियो, ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि हम किस मौसम में हैं, हम कहाँ हैं, हम कैसा खाना पीना खा रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपकी बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। जी। तो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। जी। वो आपका बॉडी ही आपको बताएगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हिल स्टेशन पे है, बहुत ठंड है वहाँ पे, तो आपकी दिन भर पानी की रिक्वायरमेंट 1 लीटर भी नहीं होगी। आपका बॉडी आपको खुद बताएगा। और अगर किसी दिन आप रेगिस्तान में है, जैसे हम जोधपुर में आए तो यहाँ पे किसी रेगिस्तान में हम एक दिन के लिए चले जाते हैं घूमने, जी। तो वहाँ पे गर्मी की वजह से हर आधे घंटे में आप 1 बॉटल पानी पी जाओगे, फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी, है ना। ये आपने भी अनुभव किया होगा, सभी लोगों ने, हमारी ऑडियंस ने अनुभव किया होगा। तो आप कितना पानी पिएंगे ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी बॉडी आपको बताएगी। लेकिन एट द सेम टाइम एक नई प्रॉब्लम मैं लोगों के बीच देख रहा हूँ कि लोगों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ रही है। लोग प्यास को भूख समझ बैठे हैं और उनके बॉडी में पानी की कमी होनी शुरू हो चुकी है। तो ये बात भी हमको ध्यान रखना होगा कि एक बार अगर आपने खाना खाया है तो कम से कम उसको 5-6 घंटे लगते हैं एसिमुलेट होने में, पचने में,
डाइजेस्ट होने में। ओके। तो उस बीच में आपको अगर बार बार भूख लगती है, हर घंटे में आपको लग रहा है कि मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो वो भूख नहीं है, वो प्यास है। आपके सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है, आपने प्यास को भूख समझ लिया और आप बार बार कुछ ना कुछ खा लेते हो, तब फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती जाएगी और खाना जो है बढ़ते जाएगा, ट्रैफिक जाम होते जाएगा, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा, डाइजेशन के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। और आप तो ये जानते होंगे कि एक बार पेट गड़बड़ हुआ तो सारी बीमारियों की शुरुआत धीरे धीरे आपके जीवन में हो जाएगी। जड़ माना जाता है पेट, और निश्चित रूप से यहाँ जो सीखने वाली बात यह है कि जब इस तरह से कर्विंग हो तो वहाँ पानी पीने से भी आपकी वो कर्विंग जो है वो ठीक हो सकती है। दैट्स ट्रूली अ न्यू थिंग टू लर्न अबाउट इट। पानी का जिक्र हुआ है तो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। तो सर ने जो बताया है इसका मतलब ये है कि जब खाने के बाद कुछ समय बाद फिर से भूख लगे तो एक बार पानी भी ट्राई कीजिएगा, शायद उससे ही आपका शरीर उसे एक्सेप्ट करके पाचन तंत्र को और बेहतर से काम करने का मौका दे, जिससे कि जो खाया है वो अच्छे से पच सके। सर, बात करेंगे हम दूसरे एलिमेंट के बारे में, अग्नि, तप, ताप, सूर्य का प्रकाश। धीरे धीरे हमने सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना कम कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, मैं बेसिकली प्रकृति के नियमों के बारे में बात करता हूँ। तो द लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के कानून। तो पहली बात यह है कि हम इंसान कितने भी मॉडर्नाइज हो जाए, लेकिन आज भी हम कपड़े पहन के जन्म नहीं लेते जी। और संसार के बाहर बर्ड्स एंड एनिमल्स को सभी को देखिए, वो सब दिन भर जो है धूप सेवन करते हैं, सनलाइट लेते हैं और वो हेल्दी रहते हैं। तो उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। अब ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम कपड़े के बिना रहें, लेकिन फिर भी सनलाइट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ना, हमारे देश में जहाँ इतनी सनलाइट निकलती है वहाँ पे लोगों को उसकी वैल्यू पता नहीं है, और जिस देश में धूप नहीं निकलती वहाँ के लोगों को पूछिए कि ये सनलाइट की वैल्यू क्या होती है, तो वो आपको बताएंगे। तो इसीलिए जब भी धूप निकलती है तो वो सीधा सन बेदिंग करना शुरू कर देते हैं। संसार के सारे जीव जो है अपनी बैक को सन की तरफ एक्सपोज करके रखते हैं, और मैं भी यही लोगों को सिखाता हूँ कि भाई आपको हफ्ते में कम से कम 1 घंटे के लिए, हफ्ते में 1 घंटे के लिए धूप लेनी चाहिए। बैक को एक्सपोज कीजिए और जाके धूप में लेट जाइए और धूप का सेवन कीजिए, तब जाके आप अपने विटामिन डी को मेंटेन कर सकते हैं। और जब मैं विटामिन डी की बात कर रहा हूँ तो आप दुनिया की किसी भी बीमारी का नाम लिखिए, सिर्फ लिखिए गूगल पे और उसके साथ लिखिए विटामिन डी डेफिशिएंसी। आपको दुनिया की हर बीमारी के साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी का कनेक्शन मिलेगा या विटामिन डी का कनेक्शन मिलेगा। तो हर बीमारी के साथ विटामिन डी जुड़ा हुआ है। तो जब आप सनलाइट लेंगे तब आप एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें अपनी बैक से सनलाइट लेना चाहिए। और जिस देश में धूप नहीं निकलती वहाँ के लोगों को देख लीजिए कि वो उनकी इम्यूनिटी कितनी कम होती है, वो कितने कमज़ोर होते हैं, है ना। और वो बेचारे दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं सिर्फ सन लेने के लिए, अपनी बॉडी को सनचार्ज करने के लिए। राइट राइट राइट। और बीचेस पे आपने देखा होगा लोग आराम से अपने शरीर को उस ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, और हड्डियां जो हैं वो भी मजबूत होती हैं आपकी। कई सारे डॉक्टर्स सलाह भी देते हैं कि आप इस चीज़ को ज़रूर उपयोग करें, और नहीं करेंगे तो फिर विटामिन डी के कैप्सूल खाते रहिए। बिल्कुल। तो अब ये है ना कि अब अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सप्लीमेंट आर्टिफिशियल है। किसी भी प्रकार से जो नेचुरल चीज़ें आपको बेनिफिट देने वाली है वो बेनिफिट कभी भी कोई सप्लीमेंट नहीं दे सकता, या वो आपकी बॉडी में उस तरीके से एसिमुलेट नहीं हो सकता। तो अगर आप आर्टिफिशियली लेने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है। और हम भारत देश में रहते हैं, क्या कमी है यहाँ पर धूप की। और आप ये तो सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई थी, उस परंपरा में भारतीय महिलाओं के लिए जो कपड़े बनाए थे उसमें बैक को खुला छोड़ा गया था, ताकि भारत की माताएं, बहनें, महिलाएं जब घर के आंगन में बैठ के काम करें तो उनको भी सूर्य देव की ऊर्जा मिलती रहे, बेनिफिट्स मिलते रहे। तो सनलाइट तो हमें नेचर में जाके ही लेना चाहिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा। और एक हफ्ते में कम से कम 1 घंटे की धूप का सेवन करना चाहिए, और न सिर्फ हड्डियों की बीमारी बल्कि आपकी हर बीमारी के साथ उसका कनेक्शन जुड़ा है। और अगर आप सनलाइट डेफिशिएंट है, विटामिन डी डेफिशिएंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके जीवन में भी भयंकर बीमारियों का आगमन होगा एक एक करके, और फिर आप एक बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। तो इसलिए आज से ही अपनी आदत में डाल लीजिए कि 1 घंटा
आपको अच्छे से सन बाथ लेना चाहिए, राइट सर? हफ्ते में 1 घंटा। 1 घंटा हफ्ते में, बहुत आसान है। 2 बार में, यानी 2 बार में आधा आधा घंटा करके ले लीजिए, 3 बार में 20-20 मिनट करके ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। या रोज 10 मिनट करके ले लीजिए, या नहीं हो रहा है तो हफ्ते में एक ही दिन सीधा 1 घंटा जाके ले लीजिए, राइट राइट राइट। तब भी चलेगा। अब बात करते हैं सर अगले एलिमेंट की, वो है वायु। इसके बारे में आपकी क्या सलाह है? देखिए, अब एयर क्वालिटी, वायु जब हम सांस ले रहे हैं, वो इसी शहरों में हम रहते हैं और वहीं से सांसें लेते हैं, और दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो ड्रॉप होते जा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसके प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि हम पहले जितना बॉडी को प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा था, उस मात्रा में नहीं मिल रहा है, या उस क्वालिटी में भी नहीं मिल रहा है। राइट। सो आज के युग में अगर हमको स्वस्थ जीना है, हेल्दी रहना है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को प्राणायाम जो है, प्राणायाम एक बहुत अच्छा तरीका है अपने बॉडी के ऑक्सीजन को बूस्ट करने का। तो एक 20 मिनट के लिए भी सही, अगर इंसान प्राणायाम को अपने जीवन में जोड़ ले, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है वायु तत्व के लिए। और प्राणायाम करके तो आपने देखा ही होगा कि लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, चमत्कार हो गए, है ना। सो ये वायु तत्व के लिए वो प्राणायाम को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। रोजाना प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, बहुत निश्चित रूप से ऊर्जा मिलती है। आकाश की बात करते हैं आप, जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि ये बहुत अहम हिस्सा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आकाश तत्व यानी वो मैं तभी कह चुका हूँ कि वो उपवास करने से मिलता है, फास्टिंग करने से मिलता है। आकाश तत्व की एक मज़ेदार बात कहता हूँ, पृथ्वी तत्व खाने से मिलता है, आकाश तत्व उपवास करने से मिलता है। ये आखिरी तत्व है, ये ऊपर का तत्व है, ये पृथ्वी, ये आकाश। अब ये दोनों जो है ना, एक दूसरे के अपोजिट है जी। हमने खाना ज़्यादा कर दिया तो आकाश तत्व कम हो गया, आकाश तत्व ज़्यादा कर दिया तो खाना कम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है सभी की हेल्थ की, कि हमने धर्म को पीछे छोड़ दिया और उपवास करना बंद कर दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आकाश तत्व की जगह पे हमारा अर्थ एलिमेंट बॉडी में बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम ज़्यादा होते जा रहा है। और इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आज समाज में जाके देख लीजिए, सोसाइटी में 70% लोगों के पेट के मटके बाहर निकले हुए हैं। ये आकाश तत्व ज़्यादा, मतलब अर्थ एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है ना, खाना ज़्यादा हो रहा है जी, अर्थ एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है जी। तो अब अर्थ एलिमेंट को कम करना है तो क्या करना होगा, तो उपवास करना होगा। सिंपल है, आप उपवास करेंगे तो आपके बॉडी, आपने अर्थ एलिमेंट को बढ़ा दिया और बीमार हो गए। अब अर्थ एलिमेंट को कम करना है तो क्या करना होगा, उपवास करना होगा। तो उपवास में मैंने तभी बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, दैनिक उपवास है, हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन का उपवास है, साल में एक बार हर धर्म कहता है कि थोड़ी सी लंबी वाली फास्टिंग करनी चाहिए, लॉन्ग फास्टिंग। अब देखिए, हर धर्म कहता है कि साल में एक बार उपवास करो। हिंदुओं में नवरात्र आता है, मुस्लिम में रोज़ा आता है, क्रिश्चियन में लेंट फेस्टिवल आता है, जैन लोगों में पर्यूषण आता है ना। देखिए ना, आप अपने घर में, मैं आपसे पूछूं, आपके घर में रोज सफाई होती है? होती है, बिल्कुल। तो फिर भी आप साल में एक बार अपने घर में डीप क्लीनिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कब करते हैं? पे। क्या बात है, क्या बात है। तो बस यही हमारे बॉडी का है कि हम रोज अपने शरीर में सफाई तो करने दें या होने दें इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, लेकिन साल में एक बार हमें भी अपनी बॉडी में दिवाली की सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है। कैसे करनी है? तो नवरात्र के उपवास करके, या अगर आप मुस्लिम हैं तो रोज़ा करके, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो लेंट का फेस्टिवल में फास्टिंग करके, आप जैन हैं तो पर्यूषण आता है उन लोगों का फेस्टिवल, जिसमें फास्टिंग करके आप अपने बॉडी की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं और अपने बॉडी को साफ रख सकते हैं। समय समय पर क्लीनिंग शरीर की ज़रूरी है, और डीप क्लीनिंग दिवाली की सफाई की तरह बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। एक सिग्नलिंग के ऊपर आप काफ़ी बात करते हैं अपने सेमिनार में, मैं आपके वीडियोस देख रहा था यूट्यूब में। तो ये क्या है सिग्नलिंग, और ये सिग्नल कैसे मिलते हैं? इस बात को मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा कि भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है, वो किसी रेत के टीले की तरह नहीं बनाया जी। भगवान ने चट्टान की तरह मजबूत इसको बनाया। राइट। मतलब आपने एक दिन गलत खाया और आपका शरीर बीमार हो गया, ऐसा नहीं होता है। या आपने कुछ थोड़ा गड़बड़ कर दिया और आपका शरीर बीमार हो गया या टूट गया, ऐसा नहीं होता है जी। कि आपने ऐसे चुटकी मारी और शरीर खराब हो गया, ऐसा नहीं होता। ये चट्टान की तरह मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए या इसको खराब करने के लिए, खराब यानी बीमार करने के लिए 20-20 साल, 15-15 साल लगातार इस पे जुर्म करने पड़ते हैं, अत्याचार करने पड़ते हैं।
तब जाके ये शरीर बीमार होता है या फिर इसमें गड़बड़ होती है। जी। तो ये बीमारियां आने से पहले, किसी भी प्रकार की बीमारी, कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन में आने से पहले आपका बॉडी सालों साल तक आपको सिग्नलिंग करता है Okay. और आपसे मदद चाहता है सिग्नलिंग के ज़रिए। तो सिग्नलिंग मतलब अगर एक प्रकार से हम कहें तो इंडिकेशन देता है कि भाई आपकी लाइफस्टाइल में कुछ तो गड़बड़ है, आप प्लीज़ उसे बदल दीजिए, तो आप आने वाले भविष्य के खतरे से बच सकते हैं। तो उस सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ कि आपके बॉडी से आने वाले बीमारी आने से पहले के सिग्नलिंग को आप समझ ले तो आप बीमारी तक पहुँचेंगे नहीं या आपके जीवन में बीमारी आएगी नहीं। और अब अगर आपके जीवन में बीमारी आ चुकी है और फिर भी अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में आपको बड़ी मुसीबत होगी, आपके ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल पूछूं कि किसी को डायबिटीज़ है तो उसको फ्यूचर में कौन से ऑर्गन डैमेज होंगे? लीवर डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी, खास तौर पे किडनी डैमेज होती है, या फिर आंखें डैमेज हो जाएगी, है ना, डायबिटीज़ है तो। और किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, तो फ्यूचर में उसका कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा? हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल 100% उसका हार्ट अटैक होगा या हार्ट डैमेज होगा या फिर उसको ब्रेन एमरेज होगा, यानी ब्रेन स्ट्रोक होगा और एक आध नस फट जाएगी वो और पैरालाइज हो जाएगा जी। तो हर बीमारी के अपने फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है, अगर आप इसको ठीक समय पे समझ के आप अपने आहार में, अपने खाने पीने में अगर बदलाव नहीं करते तो आने वाले समय में बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये लोगों को मैं बताता हूँ सिग्नलिंग सिस्टम के ज़रिए। अच्छा, कैसे काम करता है ये सिग्नल सिस्टम? जैसे एग्जांपल देके बताइए ना कि ये सिग्नल जो है इससे ये समझना है। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो मैं वात, पित्त और कफ, ये 3 अलग अलग सिग्नलिंग पे मैं बात करता हूँ। ठीक है। और आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि आयुर्वेद में इसे कहते हैं वात, पित्त और कफ। जी। वात यानी वायु, वायु यानी गैस, पित्त यानी शरीर में, छाती में जलन होना, और कफ यानी कफ बनना, बलगम बनना। ठीक है। तो ये 3 प्रकृति के सिग्नलिंग, बिगड़ने से पहले की सिग्नलिंग के बारे में मैं बात करता हूँ। और न सिर्फ उसके बारे में बात करता हूँ बल्कि उस पर तुरंत क्या बदलाव करने, ये भी लोगों को गाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर वात प्रकृति बिगड़ी है तो वात प्रकृति यानी वायु यानी गैस बनती है बॉडी में, गैस बनना। अब गैस क्यों बनेगी रेक्स, मैं पहले आपको बताता हूँ कि गैस क्यों बनेगी। अगर हमको कोई डॉक्टर सुन रहा है तो वो डॉक्टर बताए कि क्या हमारे बॉडी में भगवान ने कोई गैस बनाने की मशीन लगाई है, तो जवाब क्या होगा सभी लोगों का? नहीं, कोई मशीन नहीं है, फिर भी गैस बनती है। तो लॉजिक क्या है कि आपके घर में रखा हुआ डस्टबिन, कूड़ेदान, अगर आप 2-3 दिन बाहर नहीं फेंकेंगे तो उसमें भी गैस बनेगी, है ना, उसमें भी दुर्गंध आएगी। सेम वैसे आप खाना खाते हैं और अगर रोज पेट ठीक से साफ नहीं होगा या रोज साफ नहीं होगा तो वो भी अंदर पड़े पड़े सड़ेगा और गैस बनेगी। तो सबसे पहला कारण जो है गैस बनने का, कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैं जब बात करता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ, बात करता हूँ, तो लोगों को ये नहीं पता कि कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक प्रकृति का नियम बता दूँ ताकि आप कॉन्स्टिपेशन को अच्छे से समझ पाए। तो प्रकृति का नियम क्या है, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आप मुझे हाँ कहना। संसार के सभी जीवों को, संसार के सभी जीवों को पेट साफ होने में 2-3 सेकंड लगते हैं और यूरिन पास करने में 40-50 सेकंड लगते हैं। क्या आपने किसी जीव को ऑब्जर्व किया है? गाय भैंस को ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल। पेट साफ होने में सेकंड, कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड, और यूरिन पास करने में 40-50 सेकंड या मिनट से लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इंसान भी जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ छोटे बच्चे को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसको भी पेट साफ होने में 2-3 सेकंड लगते हैं और यूरिन पास करने में 40-50 सेकंड लगते हैं। राइट। तो कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? तो कॉन्स्टिपेशन इसे कहते हैं कि अगर आपको यूरिन पास करने से भी ज़्यादा समय पेट साफ होने में लगता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। बड़ी सिंपल परिभाषा हो गई है। बिल्कुल सही कहा है सर ने कि इस पर भी हमें काम करना चाहिए कि हम अपने खाने पीने के साथ साथ हमारे इन पेट को साफ करने वाली जो प्रोसेस हैं उन्हें भी प्रॉपरली फॉलो करें। और आई थिंक जब शरीर सही होगा तो वापस से हम उसी तरफ लौटेंगे जो सर ने बताया, टाइम ड्यूरेशंस,
कि जो काम कम सेकंड्स में होना है वो कम में होगा और जो ज़्यादा में होना है वो ज़्यादा में होगा। ये सिग्नल्स के बाद में हम कैसे रिएक्ट करें, इस पर भी थोड़ा सा कुछ आप सलाह देना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। तो वात अगर दोष बिगड़ा है किसी का तो उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा स्टूल पास करने में टाइम लगना। और देखिए ज़्यादा देर जब टॉयलेट में बैठता है इंसान, तो हम कभी भी टॉयलेट में बैठने के लिए डिज़ाइन नहीं हुए थे, हमें सिर्फ जाके थूकना था पॉटी को, लेकिन इंसान वहाँ जाके जाके 10-10 मिनट 15 मिनट बैठ जाता है। तो उस समय बाय डिफ़ॉल्ट आपका पूरा प्रेशर आपके रेक्टम पे होता है, और रेक्टम जो है ना ज़्यादा देर बैठने से, टॉयलेट सीट पे बैठने से डैमेज हो जाता है, और उस डैमेज को ही हम हेमरॉइड्स कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, फिशर्स कहते हैं। और आज सभी लोगों में आप देखिए समाज में, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम कॉमन होती जा रही है, घर घर की कहानी बनते जा रहा है। सो सबसे पहली बात ये है कि जो पेट साफ नहीं हो रहा है उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दूसरा, सुबह उठते ही अगर पेट साफ नहीं होता, पूरी रात शरीर में सफाई का काम चलता है, तो सुबह उठते ही पेट साफ होना चाहिए, और नहीं होता सुबह उठते ही पेट साफ, तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो, एक भी बंदा हो, आप घर में 10 लोग रहते हैं, एक भी व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे सुबह पेट साफ नहीं होता लेकिन मैं दिन में होके आ जाता हूँ, उससे पूछिए कितने बजे जाता है भाई बता, तो बोलेगा मुझे पता नहीं है। तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसका मतलब है कि वो किसी दिन जाता है, किसी दिन नहीं जाता है, तो भी इसको नहीं पता भी नहीं चलता, राइट? समझ रहे? तो सुबह सुबह पेट साफ होना चाहिए। मैं हाल में एक परिवार से मिला, मुंबई में एक मेरा प्रोग्राम था, प्रोग्राम के बाद उनसे मिला, तो बोलते हैं कि सुबह पेट साफ होना चाहिए, ऐसा भी है? तो मैंने बोला क्यों, आपके घर में कोई सुबह पॉटी नहीं जाता है? बोले नहीं, सब अपने टाइम से जाते हैं, सुबह कोई नहीं जाता है। अरे मैंने बोला अरे बाप रे, आप टीवी पिक्चर मूवीज तो देखते होंगे ना, सब लोग वॉशरूम कब जाते हैं? सुबह सुबह ही जाते हैं ना, राइट? बोले हाँ, ये तो हमने कभी नोटिस नहीं किया। तो भाई सुबह पेट साफ होना चाहिए, अगर नहीं होता तो इसे भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आपके घर का चाहे वो 5 साल का बच्चा क्यों ना हो, सब पे ये नियम लागू पड़ता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, सब पे ये नियम लागू पड़ता है कि सुबह सुबह पेट साफ होना चाहिए, एंड विद इन सेकेंड्स पेट साफ होना चाहिए। अगर सुबह पेट साफ नहीं होता तो मैं लिख के देता हूँ आपको गारंटी के साथ कि आप उस व्यक्ति को 5 से 10 साल मैक्सिमम, मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 10 साल दे दीजिए, और उसकी ज़िंदगी में वात से संबंधित बीमारियाँ, उसके धमाके शुरू हो जाएंगे। यानी वात की जितनी बीमारियां होती है उसमें एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि आपके बॉडी में पेन होगा। पेन होने वाली जितनी बीमारियां हैं, दर्द होने वाली जितनी बीमारियां हैं, वो सारे के सारे वात के रोगों की लिस्ट में आती है। और अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले फ्यूचर में आपको वात की बीमारियां हो जाएगी। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि क्या करना चाहिए, जिसका वात बिगड़ा है उसको क्या करना चाहिए। तो तुरंत हम उस पर आते हैं कि जिसका भी वात बिगड़ा है उसको पानी मांगने वाली सब्जियों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि पानी मांगने वाली सब्जियां कौन सी होती है? राजमा, छोले, मटर, ऐसी सब्जियां जो पकाते हैं तो उसको हमको पानी ऐड करना पड़ता है, ऐसी सब्जियों से दूर रहना चाहिए। जो सब्जियां पकते वक्त पानी छोड़ती है वो सब्जियां ज़्यादा सेवन करनी चाहिए। दूसरा, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको लीवर को एम्पावर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का सबसे बड़ा पावर हाउस जो है, जो डाइजेशन के और डिटॉक्स के दोनों काम को मैनेज करता है, वो आपका लीवर है। और उस लीवर को शक्ति मिलती है केवल सूर्य देव से, सनलाइट से। तो आपको तुरंत सनलाइट लेना शुरू कर देना चाहिए और अपने लीवर को एम्पावर करना चाहिए। ओके। तीसरा काम, रोज सुबह उठ के 2-4 ग्लास गुनगुना पानी पीना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत समय से अपने पेट की गाड़ी को अगर पटरी से उतार दिया है तो उसको पटरी पे चढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो आप गर्म पानी पीते रहिए एंड इट विल टेक टाइम। अगर सालों से पेट खराब हुआ है तो रातों रात मैजिक नहीं होगा, बट देन उस समय के लिए आप थोड़े से अनाज कम कर दीजिए। रोटी 4 रोटी खाते हैं तो 2 पे आ जाइए, अनाज कम कीजिए, सब्जी ज़्यादा खाइए। तो ग्रेजुअली साथ ही साथ सैलेड खाना शुरू कीजिए। तो आपको बहुत सारे मल्टीपल टास्क करने होंगे। एक चीज़ ऐसी कोई नहीं है जिससे मैजिक हो जाए। आपको अपने रूट कॉज, बीमारी के रूट कॉज को ही ठीक करना पड़ेगा। राइट। पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, गुनगुना पानी सुबह उठ के पीना पड़ेगा, थोड़े से ग्रेन्स का इंटेक कम कर दीजिए, सब्जी ज़्यादा खाइए, साथ ही साथ सैलेड का सेवन शुरू कीजिए। तो आप धीरे धीरे अपने पेट को ठीक करना शुरू कर देंगे और गाड़ी पटरी पे चढ़नी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पानी और खाने का जिक्र आपने किया है। कई लोगों को आदत होती है खाना खाते ही पानी पी लेते हैं। बिल्कुल। ये इज इट अ गुड? कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो खाना खाते खाते कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। इज इट अ गुड वन? नहीं, बिल्कुल। एक तो पहली बात ये है कि कम से कम खाना खाने से आधे घंटे पहले तक और खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा, मिनिमम, दिस इज मिनिमम टाइम,
पानी ना पिए तो बेहतर है, क्योंकि आपका डाइजेशन चल रहा है, एसिमिलेशन चल रहा है, उस समय पर पानी का उपयोग नहीं होना चाहिए। कम से कम घंटे भर बाद, खाना खाया तो उसके घंटे भर बाद अगर आप पानी पीते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद जितना पानी पीना चाहे आप पी सकते हैं। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक की बात अगर हम करें तो ये तो हम सब लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इतना शुगर इंटेक हो जाएगा जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। काफ़ी यूथ इसको यूज़ करता है इन दिनों। नहीं, ये बात सही है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम वात प्रकृति पे बात कर चुके हैं और हम आगे बात करें पित्त प्रकृति पे, तो पित्त यानी एसिड। आपके बॉडी में जब एसिड बढ़ेगा तो आपको एसिडिटी होगी। बिल्कुल सिंपल बात है। बिल्कुल। तो जब आपकी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो आपको ये बात जाननी है कि हमारे बॉडी में हम दो प्रकार के फूड खाते हैं, एक एसिडिक फूड और दूसरे अल्कलाइन फूड। तो जब इंसान के फूड में एसिडिक फूड बढ़ जाते हैं तो उसको एसिडिटी होने लगती है और उससे संबंधित समस्याएं होने लगती है। तो आपसे मैं एक अगर सवाल पूछूं, बाई चांस अगर आपको इसका जवाब आता हो कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का एक पीएच बैलेंस होता है, सुना है आपने कभी? बिल्कुल। पीएच वैल्यू होती है और वो पीएच वैल्यू जो है वो अल्कलाइन होनी चाहिए हमेशा। तो हमारे बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो 7.1 या 7.2 होना चाहिए जी। और 7 नंबर जो है ये न्यूट्रल नंबर है। 7 नंबर इज न्यूट्रल। 7 के ऊपर जाएंगे तो एसिडिक, 7 के ऊपर जाएंगे तो अल्कलाइन और 7 के नीचे जाएंगे तो एसिडिक। ओके। तो हमारा बॉडी कितना होना चाहिए? 7.1 या 7.2, यानी हमारा बॉडी अल्कलाइन होना चाहिए। अब मैं आपसे कोल्ड ड्रिंक की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम जितना अल्कलाइन फूड खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे और एसिडिक फूड जितने कम खाएंगे उतने हम जो है हेल्दी रहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये बात पता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं उसका एसिडिक वैल्यू जो होती है, एसिडिक अल्कलाइन वैल्यू, ये कितनी होती है? एग्जैक्ट तो नहीं पता पर हाई होती है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है और उसकी एसिडिक वैल्यू जो होती है वो 2 के आसपास होती है, 2 के आसपास। ओके। अगर हमारा बॉडी 7.2 होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए, और थोड़ा भी एसिडिक हो जाए यानी 7 के नीचे आ जाए तो दुनिया भर की बीमारियां हो जाएगी, हम हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो आप सोचिए, आप बिना विचार किए, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, आप टीवी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए और आप उनको देख के कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हो, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसका पीएच वैल्यू जो है वो 2 के आसपास है, यानी वो इतना एसिडिक है। और देखिए ना, आपने सुना रेक्स, ये तो सुना होगा ना आपने कि कोल्ड ड्रिंक से आप वॉशरूम क्लीन करोगे तो बहुत अच्छी सफाई होती है। सुना होगा आपने जी। तो वो ऐसे नहीं कहते, वो बहुत एसिडिक है। तो अगर आपको वॉशरूम साफ करने के लिए एसिड नहीं मिलता है तो आप कोल्ड ड्रिंक लाके उससे सफाई कर सकते हैं और वो बहुत अच्छी सफाई करता है। सो आप सोचिए, इसी से सारा जवाब मिल गया, आई थिंक सो। हाँ, तो बिना सोचे हम कुछ भी ना डालें, इस्तेमाल ना करें, पहले उसको स्टडी करें, समझ ले कि हमारे बॉडी की ज़रूरत क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या खा पी रहे हैं। अगर हम ये समझ ले तो इंसान ज़िंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक को हाथ ना लगाए। और पित्त को मैनेज करने के लिए आपकी क्या सलाह है? पित्त को मैनेज करने के लिए बहुत सिंपल नॉलेज है कि आपको करना क्या है, इसको जान लीजिए। अगर पित्त ज़्यादा बिगड़ेगा तो आपका लीवर डैमेज होगा या फिर आपको अल्सर्स हो जाएंगे जी। या स्किन डिजीज हो जाएगी। तो आपको ये जानना है कि आपके फूड में 2 टाइप के फूड होते हैं, एक एसिडिक फूड और एक अल्कलाइन फूड। एसिडिक क्या होते हैं उसको जान लीजिए, अल्कलाइन क्या होते हैं उसको जान लीजिए, फिर आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप एसिडिक को कम करना है आपको फूड को और अल्कलाइन को बढ़ा देना है। तो बहुत सिंपल है ये, जितने नेचर के दिए हुए फूड है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पानी, ये अल्कलाइन है। और जितना इंसान के बनाए हुए फूड है जिसमें कोल्ड ड्रिंक है, जंक फूड है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स वाले जो फूड है, ये एसिडिक है। फिर आपके घर के अंदर में आओ तो घर के अंदर आपके जो चीनी है, शुगर, वाइट शुगर, वो हाईली एसिडिक है। आपके घर के फूड में नंबर 1 एसिडिक फूड जो है वो है चीनी, शुगर, ओके, वाइट शुगर। नंबर 2 पे आएगा रिफाइंड ऑयल, नंबर 3 पे गरम मसाले, नंबर 4 पे आएंगे अनाज, ग्रेन्स, जो सुखा देते हैं हम, जिसको ड्राई कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं, वो भी एक प्रकार से एसिडिक बन जाते हैं। तो लेकिन लेस एसिडिक। तो आपको क्या करना है अब? चाय, अरे मैं चाय को कैसे भूल गया। उससे तो दिन की शुरुआत होती है। बिल्कुल, तो चाय भी जो है एक प्रकार से एसिडिक है। चाय हमेशा ठंडी जगहों पे ग्रो करती है, ओके। तो वहाँ के लोग उसको पी के
एसिमुलेट कर सकते हैं, पचा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे राजस्थान में अगर आप रहते हैं जहाँ का मौसम ही 40 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, और हमारे यहाँ तो चाय बहुत एक नॉर्मल मनवार है। इसीलिए रेक्स, मेरा ये पहली बार नहीं है राजस्थान में, मेरे 3-4 दौरे हो चुके हैं ऑलरेडी, जी। और उसमें से जोधपुर में तो ये तीसरा दौरा है। हाँ। राजस्थान में मैंने जो देखा, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ तो मैं राजस्थान की बात करता हूँ, यहाँ के लोगों में मैं जो हाईएस्ट बीमारियाँ देखता हूँ वो है एसिडिटी और अल्सर। ओके। द रीज़न बिहाइंड इज कि हम गरम मसालों का सेवन यहाँ पे राजस्थान में रह के, गरम मसाले जो ठंडी जगहों पे उगते हैं, गरम मसाले कहाँ ग्रो करते हैं? राइट। जहाँ का क्लाइमेट ठंडा हो। बिल्कुल। तो वहाँ के लोग उसको खा के पचा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और हम यहाँ 40-45 डिग्री में रहकर राजस्थान के लोग अगर गरम मसाले रोज खाएंगे, पकौड़े में, मिर्ची वड़ों में, हर जगह पे गरम मसाले डाल के खाएंगे और दिन भर चाय पीते रहेंगे, तो फिर एसिडिटी तो होनी है, और एसिडिटी का नेक्स्ट लेवल होगा अल्सर। तो यहाँ पर इसीलिए बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको करना क्या है? एसिडिक फूड को कम करना है थोड़ा सा। मैं नहीं कहता हूँ बंद कर दो, कि एकदम तो मुश्किल है। एकदम मुश्किल है, प्रैक्टिकल नहीं होगा। थोड़ा कम कर लीजिए और अल्कलाइन फूड को थोड़ा बढ़ा दीजिए, और आप बैलेंस चेंज कर देंगे और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। और जैसे कई व्यूवर्स के सवाल होगा कि अगर मैं सफ़ेद शक्कर, शुगर का इस्तेमाल ना करूं तो उसका क्या दूसरा अल्टरनेटिव होगा जैसे यूज़ किया जाए? देखिए, मेरे कोई भी सवाल की अगर आपको मेरे कोई भी ऐसे बातों पे आपको सवाल खड़े होते हैं तो मैं आपको 2-3 टेक्निक दे देता हूँ और आपको उसी से जवाब मिल जाएंगे। जी। पहली टेक्निक ये है कि मैं बात करता हूँ, हमेशा कंपैरिजन करता हूँ एनिमल किंगडम से। तो आप नेचर के रूल्स, आपको कोई भी सवाल खड़े होते हैं तो आप एनिमल किंगडम को ऑब्जर्व कीजिए और आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। पहला ये है। दूसरा, फिर भी अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप अपने पूर्वजों को और ऑब्जर्व कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को, और आपको जवाब मिल जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके पूर्वज जब शक्कर नहीं थे तो वो क्या खाते थे? गुड़। यस, बिल्कुल। देखिए, आप एक्सपर्ट बन गए इतनी देर में, है ना? अच्छा। तो बस चीनी को छोड़ना है तो गुड़ का इस्तेमाल करना है। आप गुड़ का उपयोग कीजिए ना, जहाँ जो करना है, मिठाई बनानी है। और जैसे आपने किंगडम की बात की, एनिमल किंगडम, तो वहाँ पर शहद भी एक अहम भूमिका निभाता है। हाँ, लेकिन ये देखा जाए तो वो हमारा फूड नहीं है। देखा जाए तो वो जो मधुमक्खी है उनके बच्चों के लिए फूड है ना? एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करता हूँ तो इस धरती पे कोई भी प्राणी पराई माँ का दूध नहीं पीते, सब अपनी ही माँ का दूध पीते हैं, और वो भी बचपन में एक ही बार। अब आप मान लीजिए कि एक गाय भैंस का बच्चा है, छोटा है, उसने अपनी माँ का दूध पी दिया, वो बड़ा हो गया। अब उसी माँ ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, वो छोटा है, तो हाँ। पहले वाला जो बड़ा वाला बच्चा है, क्या वो अपनी माँ का दोबारा दूध पीने आएगा? क्या मुझे आप बताइए। नहीं आएगा। तो संसार के सारे जीवों को पता है कि दूध केवल अपनी माँ का पीना चाहिए, और वो भी बाल अवस्था में एक बार। ये होगी पहली बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को दूध पीने से मना कर रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने गाय का दूध पिया था और वो बहुत अच्छा था। अगर आप गाय की सेवा कर सकते हैं, अपने घर में पाल सकते हैं माँ की तरह, और उसमें उसके बच्चों को दूध पीने के बाद दूध बचता है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप उसको पचा सकते हैं तो आप बिंदास उस दूध का उपयोग कीजिए। लेकिन आजकल दूध पूरा मिलावटी हो चुका है। हमने गाय का दूध छोड़ के हमने भैंस का दूध पीना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में रेक्स में आपको बता दूं कि केवल 2-4 देश ऐसे हैं, 5-10 देश ऐसे हैं जो भैंस का दूध पीते हैं। एक हिंदुस्तान है जो सबसे बड़े पैमाने पे पीता है, दूसरा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और 2-4-5 कंट्रीज़ और है जो बहुत कम मात्रा में भैंस का दूध उपयोग करती है। बाकी दुनिया में तमाम देश जो है वो सिर्फ गाय का दूध पीते हैं। तो पहले इस पर हमको विचार करना चाहिए कि एक भैंस कहाँ से आ गई हमारे बीच में। हम तो गाय का दूध पीने वाले लोगों में से एक थे। गौ माता कहते हैं हम उसको, है ना? और गाय का दूध भी अगर पीना भी हो, अगर आपके घर में भी गाय है और दूध पीना हो, तो उसका एक नियम है कि आप अगर उसको पचा सकते हैं तो पीजिए, अगर नहीं पचा सकते हैं तो आपको उसको भी रोकना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं पचा पाएंगे तो उससे बलगम बनेगा, कफ बनेगा, म्यूकस बनेगा। सर, पित्त के बाद बात करते हैं कफ की। उसके बारे में आपका क्या कहना है और किस तरह उसका समाधान करें, ये भी बताइए। कफ प्रकृति यानी कफ को आप म्यूकस कह सकते हैं, फ्लेम कह सकते हैं, बलगम कह सकते हैं। और कफ बिगड़ने के लक्षण क्या होंगे तो उसे जान लीजिए। हर सुबह उठना और नाक अगर आपकी बहती है, हर सुबह थोड़ी सी नाक बहती है, तो ये कफ के बिगड़ने का लक्षण है। या फिर हर सुबह आप उठते हैं और गले से बलगम थूकते हैं, सुबह उठते ही आप वॉश बेसिन पे जाते हैं
और गले से खींच खींच के करके खींच के बलगम थूकते हैं तो ये कफ के बिगड़ने का लक्षण है। या फिर हर महीने 2 महीने में आपको बार बार ज़ुकाम होता है, बार बार ज़ुकाम हो जाना, तो ये भी कफ के बिगड़ने का लक्षण है। साल में एक बार ऋतु बदलने पे ज़ुकाम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार ज़ुकाम हो रहा है तो ये कफ के बिगड़ने का लक्षण है। तो ये मोटा मोटी कुछ कफ के बिगड़ने के लक्षण है। उसके अलावा अगर आप खराटे लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं, तो आप कफ प्रकृति आपकी बिगड़ी हुई है। खराटे भी जो है वो सीधे आपके हार्ट के साथ कनेक्शन रखते हैं। अच्छा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप खराटे लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको हार्ट डिजीज़ होगी या फिर हार्ट अटैक होगा, दोनों में से एक होगा। तो आपके खराटे जो है वो मामूली बात नहीं है, वो सीधे आपके हार्ट के साथ कनेक्शन रखते हैं। उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं लोग कि नहीं, खराटा आना आप तो बहुत सामान्य साइंटिफिकली है। आप गूगल कर लीजिए ना, आपको जवाब मिल जाएंगे। तो अब इसका समाधान क्या है? तो अगर आपकी कफ प्रकृति बिगड़ी है तो कफ में ज़ुकाम होना, मैंने बताया, बार बार कफ बनना, बलगम बनना, या फिर खराटे आना, या ओबेसिटी, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है आपको तो ये कफ बिगड़ने का लक्षण है। जी। तो ये मोटा मोटी कफ के बिगड़ने के लक्षण हैं। और अगर कफ बिगड़ा है, कफ प्रकृति बिगड़ी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 भोजन, एक कफ का दोस्त और एक कफ का दुश्मन। कफ का दुश्मन जो है, जो कफ का दुश्मन यानी आपके बॉडी से कफ को ठीक करता है या कफ को निकाल देता है वो, और कफ बिगाड़ने वाला भोजन यानी आपके बॉडी में कफ बनाने वाला, निर्माण करने वाला भोजन कौन सा है? तो कफ बनाने वाला जो भोजन है इस धरती पे नंबर 1 फूड जो कफ निर्माण करता है यानी म्यूकस फॉर्म करता है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी दूध। प्रोडक्ट्स? मुझे पता ही था रेक्स आपको शौक लगने ये वाला है। अचंभित करने वाली बात है। मैं अक्सर अपनी लाइन में बोल देता हूँ कि अब मैं जो बोलने वाला हूँ उससे आपको शौक लगने वाला है। आज मैंने बोला नहीं, मैं आपका एक्सप्रेशन देखना चाहता था। ये तो वाकई अचंभित करता है। जी, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध के बने हुए सारे उत्पादन, यानी जानवरों से आने वाला जो भोजन है, दूध, दही, छाछ, घी, बटर, मक्खन, चीज़, पनीर, दूध की मिठाइयाँ, दूध के पेड़े, सब कुछ ये कफ को बिगाड़ते हैं। ये हम जब खाते हैं, क्योंकि ये हमारा पहले फूड नहीं था। आपने, मैं ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रकृति में कोई भी जानवर जो है वो किसी और जीव का दूध नहीं पीता, वो अपनी माँ का दूध पीता है, और वो भी चाइल्डहुड में, बचपन में एक ही बार। सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग्स है जो हम इतने बड़े होने के बावजूद भी दूध पीते रहते हैं। राइट। तो अगर आप दूध को पचा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, अपने पूर्वजों की तरह परिश्रम करते हैं, तो आप दूध को पचा सकते हैं और आप पी लें तो कोई वांधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप दूध को नहीं पचा पाते तो उससे बलगम निर्माण होता है, म्यूकस फॉर्म होता है। और अगर म्यूकस बनेगा और अगर आप उसको 5-10 साल तक नज़रअंदाज करेंगे तो आपके जीवन में कफ से संबंधित बीमारियों का आगमन होगा। और बड़ी मज़ेदार बात है कि कफ की बीमारियां कौन सी होती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। नाभि के ऊपर की जो सारी बीमारियां होती है शरीर में, वो सारी बीमारियां जो है कफ के रोगों की लिस्ट में आते हैं। तो नाभि के ऊपर की कुछ कॉमन बीमारियों को मैं आपको गिनती करवाता हूँ। सबसे पहले आया डायबिटीज़ टाइप 2, ये कफ का रोग। उससे ऊपर आते हैं फैटी लीवर, ये कफ का रोग। उससे ऊपर आते हैं कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस, ये कफ के रोग। उससे ऊपर आते हैं लंग्स की सारी बीमारियाँ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या साइनस, ये सारे कफ के रोग। उससे ऊपर चलते हैं तो थायराइड, ये कफ का रोग। उससे ऊपर ENT सारी प्रॉब्लम्स, मतलब कान, आँखों की, नाक की सारी बीमारियाँ, ये कफ के रोगों की लिस्ट में आती है। और उससे ऊपर चलते हैं तो ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को है तो ये भी कफ का फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे कफ के रोग हैं। और अगर आपने 5 से 10 साल तक कफ को नज़रअंदाज किया तो आपको आने वाले भविष्य में इनमें से किसी भी बीमारी का या मल्टीपल बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और ये गारंटी है कि अगर आपने नज़रअंदाज किया तो आपके जीवन में कफ की बीमारियां होंगी। जल्दी से उपाय बताइए आप, क्योंकि बहुत रिलेवेंसी नज़र आती है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स तो एक ऐसा है कि हर आम आदमी, आई थिंक हर दूसरा आदमी इसको इस्तेमाल करता होगा। हर दूसरा क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा है 90% ऑफ पॉपुलेशन। यस, है ना? तो अब देखिए, अगर आपको दूध, पहली सिंपल बात यह है कि आप दूध उपयोग करना चाहते हैं तो भैंस के दूध की जगह पे गाय का दूध का उपयोग करें। पहला परिवर्तन, पहला वो परिवर्तन, वो भी देसी गाय हो या गिर गाय हो। और शर्त यह है कि क्या आप उसको पचा पा रहे हैं? नहीं पचा पा रहे तो आपको उसका भी उपयोग नहीं करना है। और अगर दूध का उपयोग नहीं करना है, तो आपको क्या करना है?
आपको ब्लैक टी पीनी है या ग्रीन टी पीनी है, या फिर आप दूध के ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसको कहते हैं प्लांट बेस्ड मिल्क। ओके। प्लांट बेस्ड मिल्क में आज आप रेक्स ये भी जानते होंगे फिर तो कि आज धड़ाधड़ लोग जो है पूरी दुनिया में लोग वीगन बन रहे हैं, वीगन बन रहे हैं। है ना। आपको ये बात पता ही होगी कि भारत के सारे दिग्गज सेलिब्रिटीज जो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हुए, जो भी जागरूक हुआ अपनी हेल्थ के लिए, वो सब वीगन बन गए। क्यों बन गए भाई? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि दूध के उत्पादन सेवन करना अब हेल्थ के लिए उतना हेल्दी नहीं है। राइट। उसकी जगह पे प्लांट बेस्ड मिल्क का इस्तेमाल करें या उससे बने हुए उत्पादन का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा हेल्दी है। राइट। है ना। मैं नहीं कहता, आज हमारे रिपोर्ट्स कहते हैं, हेडलाइंस कहते हैं कि भारत का 65% मिल्क इज एडल्टरेटेड, मिलावटी है ना। सो ये बेटर होगा कि उसके विकल्प जो है वो उसका उपयोग करें और करिए, प्लांट बेस्ड मिल्क का इस्तेमाल करें। उससे आप सब कुछ बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, सब कुछ प्लांट बेस्ड, और वो भी घर बैठे बैठे, और वो भी सामान्य दूध के उत्पादन के मुकाबले बहुत सस्ते में आप अपने घर पे बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिव बहुत अच्छा है, इसे कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में लाना चाहिए। अगर हमें कफ के संबंधित कोई तकलीफ है तो आज से ही अपने किचन को रीवैम्प करना शुरू कर दीजिए। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी आपने 3 मुख्य बातें बताई उससे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जल्दबाजी में। अगर कोई पूरा वीडियो नहीं देखे तो इस हिस्से को देखकर भी वो समझ जाए कि उन्हें किन किन चीज़ों पे काम करना है। हमने सिग्नलिंग सिस्टम की बात की, और किसी भी बीमारी के पहले आने से पहले आपका बॉडी आपको सिग्नलिंग करता है, और हमने 3 प्रकार के सिग्नलिंग पे बात की, वात, पित्त और कफ। वात की सिग्नलिंग यानी कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना। पित्त की सिग्नलिंग यानी एसिडिटी होना, और कफ की सिग्नलिंग यानी कफ बनना, बलगम बनना, म्यूकस फॉर्म होना। ये तीनों के लिए क्या करना है वो भी हमने बात की। वात वालों को पानी मांगने वाली सब्जियों से दूर रहना है, थोड़े से सैलेड का सेवन करना, थोड़ी सी सब्जियों का सेवन बढ़ा देना चाहिए, और सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। पित्त वालों के लिए क्या करना है, तो एसिडिक फूड को हमने ये भी बात की कि एसिडिक फूड कौन से होते हैं और अल्कलाइन फूड कौन से होते हैं। तो थोड़े से एसिडिक फूड कम करने हैं और अल्कलाइन फूड को बढ़ा देना है। और तीसरे नंबर पे हमने ये बात की, अगर आपको कफ बनता है, कफ की प्रकृति है, तो आपको कफ बनने वाले भोजन जो है वो मिनिमाइज करने, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध और दूध के बने हुए उत्पादन को कम करना है। और उसके अगेंस्ट में जिस फूड में विटामिन सी ज़्यादा हो वैसे फलों को और सब्जियों को ज़्यादा सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। राइट। तो ये तीनों का जवाब था, वात, पित्त और कफ। तो ये जो आप सर ने बताया उसे अपने जीवन में ज़रूर से अपनाएं और अपने आप को फिट एंड फाइन रखें। सर, अनाज की मैं बात करता हूँ। आपने कहा कि गेहूं का इस्तेमाल जो है उसे थोड़ा कम करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए, और मिलेट्स के बारे में भी आप बात करते हैं, तो मिलेट्स के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि गेहूं जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुका है, जीएमओ जिसको कहते हैं, और उससे उसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत बढ़ गई है। और सब लोग जानते हैं, आज मुझे इसके लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गेहूं में ग्लूटेन है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, सबको मालूम है। तो जब आप गेहूँ चावल का इस्तेमाल कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कोई तो कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा ना खाने में। तो उसकी जगह पे, गेहूँ चावल की जगह पे आप मिलेट्स कंज्यूम कीजिए। और मिलेट्स में तो हमारे बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मिलेट्स है जो हम कंज्यूम करते थे, तो आप थोड़ा पीछे जाके देखिए कि आपके ट्रेडिशन में कौन से मिलेट्स यूज़ होते थे, चाहे वो जवारी है, बाजरा है, या नाचनी है, या रागी है, जो भी मिलेट हो। हमारे देश में 200 से ज़्यादा मिलेट्स हैं। आपका जो भी ट्रेडिशनल मिलेट्स था आप उसका उपयोग बढ़ाइए। और बहुत अलग अलग प्रकार के मिलेट्स हैं। आजकल तो 5 पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में, जिसके पायनियर जो है, जो जिसके वो है पद्मश्री डॉक्टर खादर वली, वो इसके पायनियर है और वो इसको प्रमोट करते हैं 5 पॉजिटिव मिलेट्स को। और वो 5 पॉजिटिव मिलेट्स खा के तो लोगों के हेल्थ में मिरेकल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वो औषधि की तरह काम कर रहा है, मेडिसिन की तरह काम कर रहा है लोगों के जीवन में, और लोगों की बीमारियां ठीक कर रहा है वो 5 पॉजिटिव मिलेट्स। तो सर, वो कौन से 5 मिलेट्स हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, वो 5 जो मिलेट्स है पॉजिटिव मिलेट्स, उसमें फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, लिटिल और कोडो, ये 5 मिलेट है। मुझे इसी भाषा में इसके नाम पता है, बाकी हमारी अन्य भाषाओं में उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर खादर वली अगर स्कैन करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो उनके बहुत सारे टॉक्स हैं
बहुत ही इंस्पायरिंग है। और उनको सुन के लास्ट ईयर हमारे मोदी जी ने भी तो मिलेट ईयर घोषित किया था और बहुत सारे फार्मर्स को मिलेट ग्रो करने पे प्रोत्साहन दिया गया लास्ट ईयर और उनको सब्सिडीज दी गई और मिलेट को हमारे मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मिलेट्स हमें वापस लाने चाहिए अपने घरों में। अगर आपके घर से लुप्त हो चुके हैं मिलेट्स, तो मेरी यही आप सभी से अपील होगी, सभी आज सुनने वाली जनता से भी अपील होगी कि मिलेट्स को वापस लेके आइए अपने घरों में। आपके जो भी जेनेटिक्स मिलेट्स है कम से कम उनको लेकर आइए। अगर पॉजिटिव मिलेट्स को ला सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन वो ना हो सके तो एटलीस्ट आपके जो जेनेटिक मिलेट्स थे उनको आप अपने घरों में वापस लेके आइए। यानी गेहूँ चावल का इस्तेमाल करने से पहले आप घर में क्या उपयोग करते थे आप उनको वापस लेकर आइए। और वैसे भी कहावत है ना कि पुराना खान पान बहुत ही सही था, इसीलिए उस जमाने में ये लाइफस्टाइल की डिजीजेस नहीं होती थी। आज इस पूरे इंटरव्यू को अगर आपने गौर से देखा है तो निश्चित रूप से आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, आप अपनी पूरी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अब मेरी तरह आप भी जानना चाह रहे होंगे कि ओजस लाइफ से हम कैसे जुड़े। तो ये सवाल है सर कि ओजस लाइफ से हम कैसे जुड़े। सबसे पहली बात तो आज का हमारा जो सेशन लोगों के सामने जा रहा है तो यही आप लोगों को जोड़ शेयर कर सकते हैं। मेरे और भी सेमिनार्स जो है यूट्यूब पर है तो आप उसको देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हमारे ओजस लाइफ से जुड़े हुए काफ़ी वॉलंटियर्स हैं, उनके नंबर्स हमने हर जगह पे पोस्ट करके रखे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मुंबई में लोडा फाउंडेशन के साथ उनका एक वेलनेस रिसॉर्ट है मुंबई में और उस रिसॉर्ट को मैं रन करता हूँ और मेरी टीम है मेरे पास डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की टीम है और उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, नेचुरोपैथिक डॉक्टर्स है और वो सब हम मिल के एक टीम की तरह काम करते हैं। और जहाँ पे लोगों को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब आज लाखों करोड़ों रुपए देकर भी लोगों को हेल्थ नहीं मिलती अस्पताल जाके, तो हम रूट कॉज से बीमारी को ठीक करते हैं और जहाँ मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देता है वहाँ पे ऐसी बीमारियों पे हम काम करते हैं और लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, फ़ायदा मिलता है। तो हमारा ये वेलनेस रिसॉर्ट है मुंबई में और वहाँ पे लोग संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे रेसिडेंशियल मेरे प्रोग्राम होते हैं 5 दिनों के, 10 दिनों के, 4 दिनों के। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पे मैं भी रहता हूँ लोगों के साथ। महीने में 1-2 प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ मैं लोगों के साथ 5 दिन या 10 दिन उनके साथ रहता हूँ और मेरा पूरा नॉलेज जो है, आज का ये जो पॉडकास्ट है हमारा, ये तो एक ट्रेलर है, ये इसकी पूरी नॉलेज जो है वो भी मैं लोगों के समक्ष शेयर करता हूँ। आगे हमको जब भी मौका मिलेगा तो हम इसकी और गहराई में जा सकते हैं इस नॉलेज के। तो मेरे जो मुंबई के सेंटर है वो नंबर आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कांटेक्ट करके कोई ऐसे लोग हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों से, आपने सुना होगा एक डायलॉग, कहावत बहुत फेमस है, वो क्या कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो लातों के भूत, क्या है वो, बातों से नहीं मानते, बातों से नहीं मानते। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बातों से नहीं मानते, तो उनको मेरे साथ आके वहाँ पे एक्सपीरियंस करना ज़रूरी बन जाता है कि जिनको हम प्रैक्टिकली हैंड होल्डिंग दें और उनको अपने साथ एक्सपीरियंस करवाएं और वहाँ पे रह के वो हमारे साथ अपने पुराने हैबिट्स को ब्रेक करते हैं, इनको एक्सपीरियंस करते हैं और डॉक्टर्स के सपोर्ट से ये सारे प्रैक्टिस के साथ 5-10 दिनों में वो अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं या उनके रिपोर्ट्स में बहुत फ़ायदा हो जाता है। फिर घर जाके वो उसको कंटिन्यू करते हैं और हमारे डॉक्टर्स जो फिर उसको मॉनिटर करते हैं और उनके घर जाने के बावजूद भी जो है उनको वो जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो मिलते रहता है। इस वीडियो के नीचे भी हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि आप ओजस लाइफ से कैसे जुड़ सकते हैं। अतुल जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने ये जो जानकारियाँ जो हमारे पास थी उन्हें आपने रीवैम्प किया है, आपने उन्हें पुनः जीवित किया है और आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई जो हम नहीं कर सकते। आपने वही तमाम चीज़ें बताई हैं जो हमारे बस की है पर हम कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसका मंथन आप स्वयं कीजिए और अपने उन तकलीफ़ों का समाधान कीजिए। अब मैं कुछ बीमारियों के नाम लूँगा, आप मुझे बताएंगे कि किस तरह किन पद्धतियों का इस्तेमाल करके उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि वर्तमान में हमारे यूथ में सबसे बड़ी तकलीफ जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी। इसको कैसे ठीक करें? अब सबसे पहली बात यह है कि मैं लोगों के मैं लोगों की बीमारियों पे ज़्यादा फोकस नहीं हूँ।
आप मुझे अभी बीमारियों की लिस्ट अगर आपके हाथ में दे दी जाए तो 10,000 से ज़्यादा बीमारियां हैं। बिल्कुल। मैं कौन सी बीमारी पे बात करूं? तो मैं लोगों को हेल्दी रहना सिखाता हूं कि मैं कहता हूं कि अगर आप बीमार हो, आपको एक कोई बीमारी है, तो इसका मतलब है, इसका साफ मतलब है कि आपके पास हेल्थ की कमी है। तो मैं लोगों को हेल्दी रहना सिखाता हूं। अगर आप अपनी हेल्थ को बढ़ा दे तो आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं, आपका शरीर खुद उनको उखाड़ के बाहर फेंक देगा। ओके। तो मैं लोगों को हेल्दी रहना सिखाता हूं। तो जब आप हेल्थ के प्रिंसिपल्स, ऐसा कोई एक जादू का एक छड़ी नहीं है कि आपने एक चीज़ की और आपकी लाइफ में मैजिक हो गया जी। तो आपको मल्टीपल चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना होगा। जैसे आज हमने मोटा मोटी जो सारी बातें की, थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, थोड़ा सा अपने खाने पीने में फ्रूट को जोड़ दीजिए, सैलड को जोड़ दीजिए, थोड़े से ग्रेन का इंटेक कम कर दीजिए। तो ये सारी बातें ओवरऑल जो प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की सनलाइट लेने की। तो जब वो सनलाइट लेना शुरू करेंगे तो वो सारी चीज़ें एक साथ काम करना शुरू होगी और आपकी मैजिक, आपकी हेल्थ जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो आपने अभी मुझसे सवाल पूछा एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, उनके लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट उनकी मेडिसिन है। और आप गूगल कर लीजिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, इसीलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब आप विटामिन डी को ठीक करेंगे तो आपकी वो बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। राइट। आई थिंक आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। अब मैं बात करना चाहूँगा डायबिटीज़, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी बढ़ती हुई लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है। तो डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक तो सबसे पहली बात तो ये कफ का रोग है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डायबिटीज़ एक कफ का रोग है। तो उनको, डायबिटीज़ वालों को दूध के उत्पादन मिनिमाइज़ कर देने चाहिए या कुछ समय के लिए पूरी तरह से रोक देने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स। और उनको सैलेड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए और ग्रेन का इंटेक कम कर देना चाहिए। बस इतना काम करें, ग्रेन इंटेक कम करें और डेयरी प्रोडक्ट्स मिनिमाइज़ कर दें, और कुछ ही दिनों में, हफ्ते 15 दिनों में वो देखेंगे कि उनकी शुगर जो है नीचे आनी शुरू हो गई है। और महीने 2 महीने में तो उनकी शुगर की मेडिसिन हो सकता है उनको बंद करनी पड़ जाए। तो इतना सा बदलाव, अगर आज का सेमिनार उन्होंने सुना है या आज का पॉडकास्ट सुना है, तो इतना बदलाव करेंगे तो उनकी शुगर नीचे आनी शुरू हो जाएगी और उनके शुगर की मेडिसिन उनको कम करनी पड़ जाएगी। आप में से आज कोई भी पार्टिसिपेंट अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको भी बीमारियां हैं, जो मेडिसिकेशन पे है, पहले से दवाइयों पे है, आज का ये कार्यक्रम सुनने के बाद अगर वो अपने खाने पीने में कोई बदलाव करते हैं तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट होगी कि रेगुलर वो अपना शुगर और बीपी मॉनिटर करें। क्योंकि इन दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपने खाने पीने में बदलाव किया तो नेचुरली आपका शुगर और बीपी नीचे आ जाएगा और फिर आप दवाई खाओगे तो आपका शुगर या बीपी ज़्यादा लो हो जाएगा। अगर ज़्यादा लो हो जाता है आपका शुगर या बीपी तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। राइट। तो क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। बिल्कुल मॉनिटर करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। मैं तो बोलूँगा रोज मॉनिटर करते रहिए। अगर आज का पॉडकास्ट किसी ने भी सुना हो और वो अपने खाने में बदलाव करता है तो रोज़ अपने शुगर बीपी को मॉनिटर करें, क्योंकि 2-4 दिनों में हो सकता है उसको अपनी दवाई कम करनी पड़ जाए और हफ्ते 15 दिनों में बंद करनी पड़ जाए। लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी बंद नहीं करेगा, वो अपने डॉक्टर की सहायता ले, सपोर्ट ले और फिर उसके अनुसार आपके डॉक्टर आपकी मदद करेंगे उनको उनकी दवाई बंद करने के लिए या हेल्प करने के लिए। यस, यहाँ पर ये बात कहना ज़रूरी है कि इस पूरे पॉडकास्ट में जिन बातों पे हमने जिक्र की हैं इनको आप फॉलो करें, पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि हर किसी इंसान का शरीर अलग है, वहाँ चल रही परेशानियाँ अलग हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन चीज़ों के परिणामों को ऑब्जर्व करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि दर्द जो है वो बढ़ रहा है। दिल का दर्द तो फिर भी कई बार ठीक हो जाता है सर, बिल्कुल, पर शरीर का जो दर्द है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी का बैक में पेन हो रहा है, किसी के घुटनों में पेन हो रहा है, किसी की एड़ियों में पेन हो रहा है, ये तमाम जो दर्द हैं इनके निवारण के लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करें? सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे वात के रोग है। वात यानी, वात के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सनलाइट बढ़ाना है और गैस बनने वाली चीज़ों से दूर रहना है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि गैस बनेगा शरीर में तो दर्द होगा। मतलब आप के शरीर में, घुटनों में आपके दर्द है तो आपके घुटने का दर्द कभी भी सेम नहीं रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी लगेगा कि घुटने में दर्द ही नहीं है। कमर में दर्द हो रहा है तो कमर का दर्द भी हमेशा सेम नहीं रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा और कभी दर्द आपको होगा ही नहीं।
तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम कमर में नहीं है, प्रॉब्लम गैस की है। गैस ज़्यादा बन रहा है, गैस कम बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पेन हो रहा है। तो आपको जो है फोकस करना है उसी चीज़ पे कि सर दर्द होने के दुनिया में 3 ही मुख्य कारण हैं। पहला है गैस बनना। अगर गैस बनने की वजह से दर्द हो रहा है तो आपको इंस्टेंट हेल्प के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वो मैं गाइड कर सकता हूँ जी। कि नेचुरोपैथी में, हमारी नेचुरोपैथी, बिकॉज आई एम ए नेचुरोपैथ, हमारी नेचुरोपैथी में वाटर एनिमल्स करने का सुझाव देते हैं। लेकिन जो भी इंसान ये सारी पद्धति करता है उसको पहले अपने किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि इसके डूज एंड डोंट्स होते हैं और उसके अनुसार वो करे। तो वाटर एनिमल्स का सपोर्ट ले सकता है और उससे तुरंत जो है पेट साफ होगा और उससे आपको सर दर्द में आराम मिलेगा। दूसरा, अगर सर दर्द पित्त की वजह से हो रहा है तो पित्त के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं या वमन क्रिया का सपोर्ट ले सकते हैं, जल धोती का, पित्त वाले। तो उनका पित्त कम होगा और उनको अगर उसकी वजह से सर दर्द है तो वो उससे ठीक हो जाएगा। और कफ की वजह से अगर सर दर्द हो रहा है तो उनको थोड़ा सा गर्म पानी का स्टीम लेना चाहिए और जल नीति का हो सके तो सपोर्ट लेना चाहिए, तो उससे कफ जो है वो कम होगा और उनका जो कफ की वजह से पेन है, सर दर्द कफ की वजह से भी हो सकता है जिसको हम साइनस का पेन कहते हैं, तो वो कम हो जाएगा। तो वो इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं तुरंत क्विक फिक्स के लिए। तो अगर आपको भी कहीं शरीर में दर्द हो रहा है तो ये जो सर ने बताया उसे अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए और देखिए किस तरह से धीरे धीरे वो दर्द समाप्त हो जाएगा। सो वात, पित्त और कफ ये बिगड़ते हैं तो सारी समस्या होती है, और इसके तीनों के लिए एक मैं घरेलू नुस्खा आपको दे देता हूँ जी। जो बहुत ही पावरफुली काम करता है, बहुत ही कारगर है। ओके। जैसे आपने सुना होगा कभी पंचामृत, सुना है आपने पंचामृत? हाँ, चढ़ता है शिव जी को। शिव जी को चढ़ता है, भगवान को चढ़ता है, पंचामृत बनता है और 5 चीज़ों से बनता है, जिसमें गौमूत्र या गाय का दूध या वो घी का इस्तेमाल और 5 चीज़ों का इस्तेमाल होता है और पंचामृत बनता है। हमारे नेचुरोपैथी का एक पंचामृत होता है और वो पंचामृत जो है वो 5 चीज़ों से बनता है, लेकिन वो 5 चीज़ें अलग है। और ये 5 चीज़ों का अगर आप पंचामृत बनाते हैं तो वो आपके सबके लिए, कोई वो किसी को भी खाना हो, आप रेगुलर में भी इसको यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं। सो ये पंचामृत बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जीरा आपको इस्तेमाल करना है, जीरा, साबुत जीरा जो वात वालों के लिए बहुत अच्छा है। मेथी दाने इस्तेमाल करने जो वात वालों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, आपको अजवाइन इस्तेमाल करना है जो वात प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। चौथा, आपको पित्त प्रकृति के लिए सौंफ का इस्तेमाल करना है जो पित्त के वालों के लिए बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ धनिया, साबुत धनिया जो है वो बहुत अच्छा है पित्त वालों के लिए। ये 5 चीज़ों को इक्वल प्रोपोर्शन में आपको ले लेना है, मिक्स कर देना है और एक डिब्बे में पैक करके रख दीजिए। ठीक है। और इसकी 1 चम्मच निकाल के लीजिए और रात को इसको भिगो दीजिए, पानी में भिगो दीजिए, 1 गिलास पानी में इसको डाल दीजिए और इसको भिगा के रख दीजिए, ढक्कन लगा के, कैप लगा के रख दीजिए। सुबह इसका पानी जो है वो निकाल के पी लेना है। ये कोई भी प्रकृति वाले लोग कर सकते हैं, वात, पित्त, कफ वाले, सबको इस पे लाभ होगा। और इसको आप नियमित अगर आप करना चाहते हैं पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए, तब भी आपको कर सकते हैं इसको। और ये सबके ऊपर फ़ायदा देता है, वात, पित्त और कफ तीनों के लिए फ़ायदा देता है और इसका आप कंजप्शन कर सकते हैं। और बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको इसके तुरंत नज़र आएंगे, आपको एक्सपीरियंस होंगे इसके। रात को भिगो के रखना है, सुबह पीना है। जी बिल्कुल, छान के पीना है। छान के पीना है। जो नीचे उसकी भीगी हुई चीज़ है उसको निकाल के आपको डिस्कार्ड कर देना है कि उसको चबाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सारी मेडिसिन इसकी जो है वो पानी में आ जाती है, तो उसका पानी ही हमारे लिए अमृत है और उसी को इस्तेमाल करना है। इसी को हम पंचामृत कहते हैं हमारी नेचुरोपैथी में। बहुत सही है। तो अगर आप भी इन तमाम तकलीफ़ों से परेशान हैं तो ये पंचामृत तो तुरंत प्रभाव से आज रात को ही भिगो दीजिए और कल से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आप हमारे सूर्यनगरी जोधपुर आए और यकीन मानिए, मैं मेरे व्यूवर्स का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे पर्सनली अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी बनाना है उसके लिए कई सारे मंत्राज मिले हैं। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जिस भाव से ओजस लाइफ लोगों के ज़िंदगी को वाकई खूबसूरत बना रही है, उसके लिए भी मैं ओजस लाइफ और इनकी पूरी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप निस्वार्थ भाव से लोगों में अपने ही स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता पैदा कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है।
इस इंटरव्यू का आइडिया हमें सजेस्ट करने वाले सुरेश राठी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इन्हें जोधपुर इनवाइट किया। और मैं निवेदन करूंगा राठी साहब से कि समय समय पर आप सर को यहाँ बुलाते रहें, क्योंकि रेजिडेंशियल जो सेमिनार होती है उसके लिए तो हमें मुंबई जाना पड़ेगा, पर सर यहाँ आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल जरूर से बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा है। मैं और अतुल सर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि इसे शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो आपने सीखा है, जो आपने अपने हेल्दी लाइफ के मंत्रास को सीखा है अतुल जी के जीवन से, उनको शेयर कीजिए। जो लोग बिस्तरों में पहुंच गए हैं अपनी लाइफस्टाइल के चक्कर में, उन्हें ठीक करने के लिए मदद कीजिए। आपके खुद की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए इन तमाम मंत्रास को इस्तेमाल कीजिए और ओजस लाइफ और इस तरह की प्रेरणादायक चीज़ों से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।